दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द न्यू चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज चैप्टर नंबर 7 टाइटल्ड एज द नेकलेस एंड रिटन बाय गाय डे मॉपासांट। तो यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऑब्वियसली इस पूरी स्टोरी में आपको बहुत अच्छे मॉरल मैसेजेस तो मिलेंगे ही, बट साथ में दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग सो यू लाइक टू read it. Now this complete story revolves around a lady who is Matilda और she is a Madame Loisel. तो उनकी जो लाइफ है वो ऐसी है कि भाई वो बहुत यंग प्रिटी गुड लुकिंग सी लेडी हैं और उनको हमेशा से यूँ लगता है कि वो एक लग्जूरियस लाइफ के लिए ही बॉर्न हुई हैं, यानी कि उनको एक रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। और जिस तरीके के उनके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं कि मेरे पास अच्छे कपड़े हों, अच्छी ज्वेलरी हो, मैं बहुत रिच हूँ, लग्जूरियस लाइफ हो मेरी, वैसा कुछ नहीं होता। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो एक रिच फैमिली में बॉर्न नहीं हुई हैं तो उनके पास ऐसा कोई भी तरीका भी नहीं है सॉर्ट ऑफ डाउरी दे पाएँ, वो दहेज जिसे आप बोलते हो हिंदी में, या फिर कुछ ऐसा हो कि वो खुद रिच होती जिसकी वजह से उनकी एक रिच फैमिली में शादी भी हो। तो शी गेट्स मैरिड ऑल्सो इन अ फैमिली विच इज़ नॉट रिच, और उनके हस्बैंड जो हैं वो भी क्या हैं, एक क्लर्क हैं। तो उनकी जो लाइफ है उसके साथ वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और वो ऑलमोस्ट यही सोचती रहती हैं हर रोज़ कि काश मैं एक रिच फैमिली में पैदा हुई होती, मेरे पास भी सारी लग्जरीज होती। और उनकी एक फ्रेंड भी है, उनकी जो कॉन्वेंट स्कूल से उनकी फ्रेंड है, वो उनके घर भी जाना पसंद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रेंड बहुत रिच है, उनके पास सारी लग्जरीज हैं ऑफ लाइफ। तो जब भी वो अपनी फ्रेंड को देखती हैं या जब भी वो जाती हैं उनसे मिलने, तो वो पूरी लाइफ जो है उनकी और उनकी फ्रेंड की उसको कंपेयर करती हैं। और उससे क्या होता है, जब भी वो घर वापस आती हैं तो वो रोती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है और पूरा दिन उनका इसी में जाता है पछतावा करने में कि क्यों नहीं है मेरी लाइफ ऐसी। तो सॉर्ट ऑफ अभी तक यही समझ आ रहा है कि ये जो लेडी है, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है विथ हर लाइफ, ऑल बिकॉज शी इज नॉट रिच। नाउ व्हाट हैपेंस, वन डे उनके जो हस्बैंड हैं वो घर आते हैं और उनके लिए एक इनविटेशन कार्ड लाते हैं। उनको बोलते हैं ओपन दिस कार्ड एंड रीड व्हाट इज गिवन इन दिस। अब वो बहुत खुश होती हैं और उस कार्ड को पढ़ती हैं। उसमें एक इनविटेशन होता है फॉर अ बॉल पार्टी। व्हाट इज अ बॉल पार्टी? आपने कभी देखा हो ऐसा मूवीज में, या फिर आपको कभी ऐसा सॉर्ट ऑफ ऐसा सीन दिखा हो किसी भी तरीके से, एक हॉलीवुड मूवी में ज़्यादातर आपको दिखा होगा कि एक बॉल पार्टी होती है जिसमें विमेन बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड होती हैं, सॉर्ट ऑफ इवनिंग गाउन। मैन जो है वो फॉर्मल्स में ड्रेस्ड होते हैं एंड दे डांस एंड हैव अ गुड टाइम। तो दिस इज व्हाट अ बॉल पार्टी मीन्स। तो वो एक इनविटेशन होता है फॉर अ बॉल पार्टी जिसमें दोनों मिस्टर एंड मैडम लॉइजल को इनवाइट किया गया है। नाउ लॉइजल या फिर मटिल्डा जो है द मेन कैरेक्टर, शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी और वो बहुत बुरी तरीके से उस कार्ड को टेबल पे फेंक देती हैं। इसे देख के उनके हस्बैंड बड़े ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मटिल्डा जो है वो बहुत खुश होंगी, ओवरवेल्म हो जाएंगी, क्योंकि उनको हमेशा से ऐसी पार्टीज, ऐसे बाहर जाना बहुत पसंद है। तो वो उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मैटर, यू तो लाइक टू यू आर जस्ट फॉन्ड ऑफ सच पार्टीज एंड यू नेवर गो आउट, सो आई थॉट मे बी यू विल बी वेरी हैप्पी। तो वो उनको क्या बोलती हैं कि भाई ऐसी पार्टी में मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास कुछ अच्छा कपड़ा अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, और ऐसी बड़ी पार्टीज में मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मैं मजाक बनूंगी। वहाँ पे सब रिच लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज आएंगी और मैं इस तरीके से जाऊँगी तो आई वुड नॉट लुक गुड देयर एंड दिस पार्टी इज नॉट फॉर मी। उनके हस्बैंड जो है फिर उनको समझाते हैं कि भाई ये जो इनविटेशन है वो बहुत रेयर इनविटेशन है, सबको नहीं मिला है ऑफिस में, और मैं बहुत लकी हैं हम कि हमें मिला है ये इनविटेशन, तो हमें तो जाना चाहिए, हमें इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जाना है। तो उनकी वाइफ बोलती है नहीं, मेरे लिए नहीं है इन्विटेशन, किसी और कुलीग को दे दो अपने, यानी जो भी उनके साथ काम करते हैं उसको दे दो, जिसकी वाइफ जो है वो अफोर्ड कर सकती है या फिर जिसकी वाइफ ज़्यादा फिट बैठती है इस इन्विटेशन के लिए। तो उनके हस्बैंड जो है ऑब्वियसली वो थोड़ा फील करते हैं, सैड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो ड्रेस की वजह से नहीं जाना चाहती पार्टी में। तो वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर कोई ऐसी सिंपल सी डिसेंट सी ड्रेस, वेरी सिंपल, यानी कि ज़्यादा महंगी ना पड़े ताकि, तो ऐसी कोई जो ड्रेस जो तुम्हें लगता है इस पार्टी के लिए सूटेबल है, वो कितने में आ जाएगी?
तो उनकी वाइफ जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचती हैं कि भाई मुझे ऐसा कुछ अमाउंट बोलना पड़ेगा जिसके लिए मुझे रिफ्यूज़ल ना सुनना पड़े, यानी कि ऑब्वियसली वो लोग बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनको पता है कि मैं कितने पैसे मांगूँ अपने हस्बैंड से जो वो मुझे दे पाएंगे ताकि मैं एक ड्रेस ले पाऊँ। तो वो बोलती हैं कि अराउंड 400 फ्रैंक्स जो हैं उतने लग जाएंगे एक ड्रेस के लिए। एंड जो उनके हस्बैंड हैं वो थोड़े से उनका फेस पेल टर्न हो जाता है, टर्न्स टू पेल, इट मीन्स कि वो थोड़े से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतने ही पैसे जो हैं अपने लिए गन खरीदने के लिए रखे होते हैं, सेव किए होते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ शूट करने के लिए जा सके, शूटिंग जो होती है उसके लिए जा सके। बट ठीक है, उनकी वाइफ की जो जो बोल सकते हो ड्रेस की नीड है या खुशी है वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बोलते हैं ठीक है, तो वो दे देते हैं उनको उतने पैसे और ड्रेस वगैरह का सब कुछ काम हो जाता है। बट जैसे जैसे जो डेट है बॉल पार्टी की वो नियर आती जाती है, पास आती जाती है, तो जो मटिल्डा या फिर जो मैडम लॉइजल हैं वो बहुत सॉर्ट ऑफ बॉदर्ड दिखती हैं, सैड दिखती हैं, टेंस दिखती हैं। तो उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर सो मच टेंस्ड और स्ट्रेस्ड फ्रॉम 2 to 3 days। तो वो बोलती हैं कि ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास कोई नेकलेस या ज्वेलरी नहीं है अपने आप को अडॉर्न करने के लिए, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, और इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पे अगर मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो आई वुड लुक पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी कि मैं गरीब लगूंगी सबके सामने, और ये मैं नहीं चाहती, तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी। अब उनके हस्बैंड जो है बोलते कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू, तुम जो है फ्लावर्स पहन लो, इट वुड लुक फैशनेबल इन दिस सीजन, तो तुम फ्लावर्स पहन सकती हो, फ्रेश फ्लावर्स, इट वुड लुक ब्यूटीफुल ऑन यू। तो शी इज लाइक नहीं, आई डोंट लाइक द आइडिया, एंड शी इज टोटली अनकन्विंस्ड विद इट, और वो बहुत सैड हो जाती है। शी इज लाइक आई विल नॉट गो टू द पार्टी। तो उनके हस्बैंड उनको दूसरा सजेशन भी देते हैं, एंड दैट इज कि तुम अपने फ्रेंड, जो कि उनकी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, जो कि बहुत रिच हैं, उनके पास जाओ और उनसे कोई ज्वेलरी मांग लो, क्योंकि वो रिच है, उनके पास बहुत सारी ज्वेलरीज होगी, शी कैन लेंड यू वन। तो ये जो है खुश जाती है इस आइडिया से, दैट इज मैडम लॉइजल, एंड शी इज लाइक ओके आई विल गो एंड आस्क फॉर अ ज्वेलरी फ्रॉम हर। तो वो उनके घर जाती हैं, मैडम फॉरेस्टर को पूरी स्टोरी सुनाती हैं, और वो जो है उनको बॉक्सेस वगैरह जो भी ज्वेलरी बॉक्सेस हैं वो ओपन करके दिखाती हैं कि यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट। अब वो उनमें से ज्वेलरीज देखती हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं ये सब नहीं, तो वो पूछती है मुझे और कुछ है क्या तुम्हारे पास। तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है गो एंड यू कैन चूज बाय योर ओन सेल्फ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट वुड बी द थिंग जो कि तुम्हें अच्छी लगेगी। तो शी गोज एंड शी फाइंड्स दिस ब्यूटिफुल डायमंड नेकलेस, और वो जो है उसके लिए पूछती है कि आई वॉन्ट दिस नेकलेस, कैन यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। तो उनकी जो फ्रेंड है बोलती है ऑब्वियसली येस, और वो नेकलेस लेकर खुश होकर उनके घर से बाहर आती हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज अब उनके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है, ब्यूटीफुल नेकलेस है, शी इज़ ऑल रेडी टू गो टू द पार्टी, एंड ऑल्सो बिकॉज वो हमेशा से ऐसी लाइफ चाहती थी कि मैं ब्यूटीफुल ड्रेस पहनूँ, ब्यूटीफुल ज्वेलरी हो मेरे पास, तो सॉर्ट ऑफ उनका एक ड्रीम भी पूरा हो रहा था, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। बॉल पार्टी का जो दिन है, जो इवेंट है वो आता है, उस दिन वो रेडी होती है, एंड शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल और लेडी इन द पार्टी। एवरी मैन नोटिसेस हर, और सब बड़े खुश हो जाते हैं उनको देखकर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। बहुत इंजॉय करते हैं वो और उनके हस्बैंड पार्टी में, बहुत ब्यूटीफुल सा इवेंट होता है। देन वाइल दे आर रिटर्निंग बैक टू द होम एंड दे कम बैक, तो जो मटिल्डा है यानी मैडम लॉइजल हैं, वो सोचती हैं लास्ट टाइम अपने आप को मैं मिरर में देख लूँ, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं वो, और वो नेकलेस उनको रिटर्न करना ही है। तो शी इज़ लाइक मैं अपने आप को एक बार फिर से देख लूँ फॉर द फाइनल टाइम इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे ही वो अपने आप को देखती हैं तो उनको क्या दिखता है कि उनका नेकलेस जो है वो गायब है, और वो नेकलेस नहीं है उनके पास। तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। उनके हस्बैंड हर एक तरीके यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट दैट नेकलेस, कि वो कहाँ गिर सकता है। पुलिस को रिपोर्ट देते हैं, न्यूज़पेपर में छपवाते हैं कि रिवॉर्ड देंगे वो जिसको भी नेकलेस मिलेगा, और इस तरीके से वो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट दे आर अनेबल टू फाइंड अ नेकलेस। अब क्या होगा कि क्या मैडम लॉइजल अपनी फ्रेंड को बताएंगी, ऑनेस्टली जाके कन्फेस करेंगी कि भाई जो आपका नेकलेस है वो मुझसे घूम गया है, या फिर वो कुछ और शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे, झूठ बोलेंगे, या उनको किसी और तरीके से नेकलेस ला के देंगे। एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स एट द एंड, वो एक टर्निंग पॉइंट क्या होता है जो सुन के आपको बहुत लगेगा इतना स्टोरी पढ़ ली, इतना कुछ हो गया दोनों के साथ, दोनों लॉइजल्स के साथ, तो आपको क्या लगेगा कि ओ माय गॉड दिस वाज समथिंग रियली शॉकिंग। और वो चीज़ क्या है वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चलेगा। फॉर दैट वी नीड टू रीड द कंप्लीट स्टोरी। सो आई होप आपको एक पूरा ओवरव्यू या आउटलाइन तो पता चल गई है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है स्टोरी में, एंड व्हाई दिस स्टोरी इज टाइटल्ड एज द नेकलेस, क्योंकि वही एक मेन चीज़ है जिसपे पूरी स्टोरी रिवॉल्व होने वाली है अदर देन मटिल्डा। तो वही हम देखेंगे कि व्हाई दिस स्टोरी इज बीइंग टाइटल्ड एज द नेकलेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन,
then we'll read certain questions जो हमसे पूछे गए in the book, and finally we'll begin with the very first paragraph of our chapter. So the introduction of the author is Henry Wren Albert Guy de Maupassant. ये है इनका complete name. Was born on 5th August 1850 and unfortunately left the world on 6th July 1893. Was a French writer, remembered as a master of the short story form and as a representative of the naturalist school of writers. तो he's a very well known short writing, short story writer. एक French writer हैं ये story भी French में ही लिखी गई है, and then later it was translated in English. So उनकी जो stories हैं बहुत ज़्यादा famous हैं, and is also famous as representative of naturalist school of writers. So this was a basic introduction of the author. Now what the chapter is about, ज़्यादा description नहीं दिया है about the outline, नहीं तो आपको समझ आ जाएगा story में क्या हो रहा है. But we can just say कि the necklace is a story of a lady who is not satisfied with her life as she is poor, and how a desire of living a luxurious life leads to a trouble in her life. तो ये पूरी story revolve करती है around the fact कि अगर आप अपनी life के साथ satisfied नहीं हो और आप जितना है उससे ज़्यादा चाहते हो और उसके लिए आप कुछ ऐसा करते हो जो sort of ये necklace borrow करती हैं, उनको वो चाहिए भैया, ऐसा नहीं सोचती कि नहीं मुझे borrow क्यों करना, जो है उसमें खुश रहूँ, flowers की बात हुई तो मैं पहन लेती हूँ because she is beautiful, so she would look beautiful whether she wears flowers या फिर कोई necklace. तो वो चीज़ अगर वो समझ पाती है तो definitely वो जो desire है उनका, वो जो selfishness है वो कहीं ना कहीं से एक अलग तरीके से उनकी लाइफ में प्रूफ होता वो लेसन. बट कैसे उनकी लाइफ में ट्रबल होता है इस चीज़ की वजह से, वही हम देखने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर में. क्लियर? तो बिफोर वी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, हमें यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं. लेट्स रीड इट. मटिल्डा इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. बहुत बड़ी पार्टी में उनको एक इन्विटेशन मिलता है. She has a beautiful dress but no jewelry. उनके पास ड्रेस है बट ज्वेलरी नहीं है. यानी कि पहले वो बहुत सैड थी, वो खुश नहीं थी इनविटेशन के लिए, पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके पास ड्रेस नहीं थी. फिर नेक्स्ट उनका कंसर्न क्या है, भाई ड्रेस मिल गई तो शी शुड बी सैटिस्फाइड, राइट? नहीं, अब मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है. तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है या फिर मूव करती है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, और वो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है, एंड देन कंटिन्यूएशन कुछ होता है स्टोरी का, एंड लूजेज इट. व्हाट हैपेंस देन, और वो जो नेकलेस है वो घूम जाता है. शी इज अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू ब्रिंग बैक दैट नेकलेस. तो क्या होगा इन दिस स्टोरी उसके बाद, दैट इज व्हाट वी विल गेट टू नो इन दिस कंप्लीट स्टोरी. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो वो जो है, यानी कि यहाँ शी किसकी बात हो रही है, जो कि मेन कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. आप जिन्हें मैडम लॉइजल बोल सकते हो या फिर इनका नाम है मटिल्डा, तो आप वो बोल सकते हो. तो राइट नाउ वी हैव बीन गिवन डायरेक्टली कि शी जो है, जो मतलब लेडी है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो प्रिटी यंग लेडी है. बहुत खूबसूरत दिखती हैं, वो बहुत अच्छी दिखती हैं. बट क्या हुआ है भाई, शी इज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक, गलती से, और डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, आपकी किस्मत, फेट. ठीक है? तो वो जो है अपनी बुरी किस्मत की वजह से, या फिर एक जो गलती हो गई है उनकी डेस्टिनी में, उसकी वजह से शी इज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. नाउ व्हाट इज अ क्लर्क? अ पर्सन एम्प्लॉयड इन एन ऑफिस और बैंक टू कीप रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड अंडरटेक अदर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज. सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, सारा काम देखते हैं, एक थोड़ा लोअर लेवल का माना जाता है ये जॉब. तो दैट इज व्हाट अ क्लर्क मीन्स, यानी कि लोअर लेवल इन द सेंस ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है. तो दैट इज व्हाट इज बीन मेंशन्ड है कि वो एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में पैदा हुई हैं. इसका मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई हैं. एंड दैट इज समथिंग विच इज एन एरर ऑफ डेस्टिनी. क्यों? बिकॉज द वे शी इज सो ब्यूटिफुल, शी शुड हैव बीन बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or डिस्टिंग्विश्ड. तो यहाँ लिखा है कि उनके पास ना तो कोई डाउरी यानी कि दहेज देने का कोई भी तरीका नहीं था. एन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी और मनी ब्रॉट बाय अ ब्राइड टू अ हस्बैंड ऑन देयर मैरिज. जो चीज़ अब सबको पता है डाउरी क्या होता है, विच इज़ अ क्राइम. यानी कि तो ब्राइड्स फैमिली जो है वो कुछ अमाउंट या कोई चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें देते हैं टू द ग्रूम्स फैमिली. दैट इज़ व्हाट अ डाउरी मीन्स. तो उनके पास ना तो कोई तरीका था कि वो इतना डाउरी दे पाए, तो फिर उनकी एक रिच फैमिली में शादी हो सकती थी. कोई होप नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी उनको. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग
नोन, कोई तरीका नहीं था जिससे वो किसी की नज़रों में आ पाए. शी बिकम्स known, loved and married by a man, या फिर उनकी sort of कोई man जो है falls in love with her, ऐसा कोई तरीका ही नहीं था उनके पास. of rich और distinguished, यानी कि कोई ऐसा person या कोई ऐसा मेल जो कि एक रिच फैमिली को बिलोंग करता हो या जो कि बहुत नोन पर्सन हो, ऐसा कोई पर्सन उनके साथ फॉल्स इन लव विथ हर, ऐसा भी कोई तरीका नहीं था. तो ओवरऑल शी वॉज नो वेयर एबल टू गेट मैरिड ऑल्सो इन टू अ रिच फैमिली. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. और फाइनली उनकी शादी किससे होती है? अगेन एक क्लर्क से, जो कि कहाँ पर है क्लर्क? इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. पेटी का मतलब क्या होता है? ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ट्रिवियल, यानी यहाँ बोलना चाहते हैं कि नॉर्मल सी जो इसकी जॉब है, एक मामूली सी जॉब है, तो उन्हीं से उनकी शादी होती है. यानी ऑब्वियसली शी वॉज बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पे शी डिड नॉट गेट दोज लग्जरीज जिनकी वो डिजायर करती थी, जिसके बारे में. तो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मे बी एक तरीका है कि आई गेट मैरिड टू अ रिच पर्सन, तो मे बी मेरी लाइफ वैसी हो जाए जैसे मैं चाहती हूँ. बट वो भी नहीं हो पाता है. एंड शी गेट्स मैरिड टू अ क्लर्क ओनली. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. नॉर्मल सी लेडी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर घमंड हो या क्या, ऐसा कोई नहीं था. बट वो हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड यू शुड स्टे हैप्पी इन एनी मोमेंट. खुश रहना चाहिए हमेशा. तो वो चीज़ जो है उनकी तरफ नहीं थी, उनकी लाइफ में नहीं थी, उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं थी. वो हमेशा सैड रहती थी. She suffered instantly, feeling herself born for all delicacies and लग्जरीज. तो यहाँ लिखा है शी सफर्ड, और इसका मतलब क्या होता है? इंसेंटली, कंटिन्यूसली, यानी पूरा टाइम वो उस चीज़ को लेकर ही अपने अंदर सोचती रहती थी कि मैं एक रिच फैमिली को बिलोंग करती, काश मैं वो लग्जरीज, वो डेलिकेसीज के लिए बनी हूँ. वो एलिगेंस, वो बोल सकते हैं जो सब कुछ खूबसूरत होता है, सब कुछ है आपके पास, गाड़ी है, बंगला है, गुड फूड है, वो गुड डिशेज हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, गुड ड्रेसेस, गुड ज्वेलरी, उन सब चीज़ों के लिए वो बनी है. और यही सोच सोच कर वो अपने आप को कंटिन्यूसली ट्रबल करती थी और अनहैप्पी रहती थी. समवेयर अगर वो एक्सेप्ट कर लेती इस चीज़ को, तो फिर उनकी लाइफ हैप्पी हो सकती थी और एटलीस्ट जो था उसमें तो खुश रह पाती वो. बट क्योंकि उनको यही लगता था हर वक्त कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बनी हूँ, क्यों नहीं है मेरे पास ये सब चीज़ें, तो इसीलिए वो खुश नहीं रह पाती थी. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn चेयर्स. और क्या चीज़ें थी जिसको देख देख के वो बार बार सफ़र करती थी या ट्रबल होता था, उनको बहुत बुरा लगता था? वो थे द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. जहाँ वो रहती थी, ऑब्वियसली वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो उनका घर भी नॉर्मल था, ऐसा लग्जूरियस सा घर नहीं था. तो अपने अपार्टमेंट को, अपने घर को देखकर वो सफ़र करती थी कि भाई कैसा घर है, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए था. नेक्स्ट, शैबी वॉल्स. शैबी मीन्स इन पुअर कंडीशन थ्रू लॉन्ग यूज और लैक ऑफ केयर. अगर घर बहुत पुराना हो तो उसकी वॉल्स कैसी हो जाती है, पेंट वगैरह निकल रहा होता है, थोड़ी अजीब सी लगने लगती है, पुरानी टाइप. तो उनकी जो वॉल्स थी वो भी पुअर कंडीशन में थी, उनको देख के उनको बुरा लगता था. एंड द वॉन चेयर्स, और बिल्कुल टूटी फूटी या बुरी कंडीशन में जो चेयर्स भी थी, सॉर्ट ऑफ फर्नीचर भी था जो उनके घर का, वो भी बहुत पुअर कंडीशन में था. तो ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा सैड फील करती थी कि वाई आई एम लिविंग सच अ लाइफ. All these things tortured and angered her. और यही चीज़ें देख देख कर उनको वो टॉर्चर सा फील होता था. हमेशा वो गुस्से में रहती थी कि वाई ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं, मैं क्यों नहीं पैदा हुई इन अ रिच फैमिली, या फिर मेरी शादी क्यों नहीं हुई किसी रिच मैन से. तो ये सब सोच सोच कर वो रोज़ अपने आप को ट्रबल करती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, सेम. तो वन डे व्हाट हैपेंस, उनके हस्बैंड और वो जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और वो खाना यानी डिनर खाने वाले हैं. तो उनके हस्बैंड जो है वो जैसे ही ट्यूरिन खोलते हैं, ट्यूरिन क्या होती है? कवर्ड डिश फ्रॉम विच सूप इज सर्व्ड एट द टेबल. जनरली सॉर्ट ऑफ इस तरीके का दिखता है ट्यूरिन, जिसे ओपन करते हो आप, सॉर्ट ऑफ एक डिश बोल सकते हो, और इसके अंदर जो भी खाने की चीज़ है वो रहती है, एंड यू नो सर्व फ्रॉम दैट. तो वो जैसे ही स्पॉट को खोलते हैं, ट्यूरिन को खोलते हैं, एंड विद अ डिलाइटेड एयर, और बड़ी खुशी से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड? Oh, the good pot pie. I know nothing better than that. तो वो जो है इस खाने को देखकर जैसे ट्यूरिन खोलते हैं, वो बोलते हैं कि वाह, आज पॉट पाई बना है. पॉट पाई क्या होता है? A savory pie baked in a deep dish, typically with the top crust only. Sort of एक डिश होती है जिसमें sort of top crust ही होता है खाने का. तो एक नॉर्मल सी डिश है. तो उनके हस्बैंड जो है जैसे ही पॉट पाई को देखते हैं वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर कुछ है ही नहीं खाने के लिए, एंड ही इज सो हैप्पी टू फाइंड कि ट्यूरिन के अंदर पॉट पाई है.
She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous डिशेस. तो जब उनके हस्बैंड बोलते हैं कि तब अच्छा पॉट पाए है और इससे अच्छा कुछ खाने को हो ही नहीं सकता, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है उनकी वाइफ के, वो जो है एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती हैं. एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इन अपीयरेंस और मैनर, यानी एक लग्जूरियस सा जो डिनर होता है, इतनी सारी डिशेज होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बोल सकते हो क्रॉकरी होती है, तो वो सब सोचती रहती हैं वो जब उनके हस्बैंड जो है तारीफ कर रहे हैं इस पॉट पाई की. ऑफ शाइनिंग सिल्वर. शाइनिंग सिल्वर किसका, यानी कि जो क्रॉकरी है, जो यूटेंसिल्स हैं वो बिल्कुल रियल सिल्वर के हैं, जो कि एक लग्जूरियस लाइफ का पार्ट है, तो वो उसके बारे में सोचती हैं. शी थॉट ऑफ द एक्सक्विसिट फूड. व्हाट इज एक्सक्विसिट? एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड डेलिकेट, यानी बहुत ही अच्छा लग्जूरियस सा खाना, बहुत ही खूबसूरत सा जो दिखता है खाना, उसके बारे में वो सोचती हैं. फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, जो कि बड़े बड़े क्रॉकरी में या यूटेंसिल्स में सर्व होते हैं. कॉजिंग ग्रेट वंडर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी बहुत ही अलग ब्यूटीफुल सी क्रॉकरी में जो खाना सर्व होता है, उसके बारे में वो सोचती रहती हैं. यानी कि उनके हस्बैंड, देखो कितना डिफरेंस है दोनों में. उनके हस्बैंड जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं इस फैक्ट को कि हाँ भाई, वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू ईट, राइट. तो वो उस चीज़ को भी खुशी खुशी बिल्कुल डिलाइटफुल होकर, हैप्पी होकर एक्सेप्ट करते हैं, खुश हो जाते हैं उस खाने को देखकर. बट अगर हम यहाँ इनको कंपेयर करें, दैट इज मैडम लॉयसल को, तो वो तो भैया उसको देखकर भी लग्जूरियस लाइफ के बारे में सोच रही हैं. अब इनको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि वो लग्जूरियस लाइफ के बारे में अगर सोचेंगी तो क्या वो खाना चेंज हो जाएगा? नहीं. क्या ऐसा कुछ होगा कि वो सारी चीज़ें टेबल पर आ जाएंगी? नहीं. तो जो है वो भी वो एंजॉय नहीं कर पाएंगी एंड शी विल एंड अप बीइंग अनहैप्पी अगेन, बट शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. और उनके पास जो नहीं था वही उनको चाहिए था, यानी उनको जो है ब्यूटीफुल ड्रेसेस, फ्रॉक्स, ब्यूटीफुल ज्वेलरी पसंद थी और वही उनके पास नहीं था. यानी वट एवर शी हैड, शी वॉज नॉट हैप्पी विद इट, बट वट एवर शी डिड नॉट हैव, उसी के बारे में वो सोच सोच कर बिल्कुल सैड होती थी, डिस्ट्रेस सा फील करती थी. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. तो उनकी एक फ्रेंड है, ये कहाँ पढ़ती थी लोग? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे. कॉन्वेंट मीन्स अ स्कूल अटैच टू और रन बाय अ कॉन्वेंट, सॉर्ट ऑफ रिलीजियस सेटअप से एक स्कूल जो रन किया जाता है उसे आप कहते हो कॉन्वेंट. तो कॉन्वेंट स्कूल में उनकी एक फ्रेंड है और वो जो है उनके घर में अब नहीं जाती हैं. कौन? मैडम लॉयसल अपनी फ्रेंड के घर में नहीं जाती, स्कूलमेट के घर नहीं जाती हैं, क्योंकि जब भी वो वहाँ से वापस आती हैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, बहुत उनको दुख होता है. क्यों? लेट्स रीड इट. She wept for whole days from despair and disappointment. Wept यानी weeping यानी होता है रोना. तो वो जो है रोती रहती थी पूरा टाइम. जब भी वो अपने फ्रेंड के घर से वापस आती थी तो घर आके वो डेस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट यानी बहुत सैडनेस के साथ और बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है उनके दिमाग में कि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जैसा मेरा फ्रेंड के पास है, वो सोच सोच कर वो रोती रहती थी. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, here is something for you. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो क्या होता है, एक दिन एक इवनिंग एक शाम को उनके हस्बैंड जो है बड़े खुशी खुशी घर आते हैं. इलेटेड मतलब वेरी हैप्पी, मेक एक्सटेसिकली हैप्पी यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना. तो वो बहुत ओवरवेलमिंग सी उनका माइंड सेट है, बहुत खुश हैं वो, और वो घर आते हैं और क्या देते हैं, एक बहुत ही बड़ा सा एनवलप होता है उनके हाथ में, एक लिफाफा होता है जो वो अपनी वाइफ को देते हैं और बोलते हैं here is something for you, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ ना. उनकी वाइफ जो है बहुत जल्दी जल्दी ऑब्वियसली जैसे वो अपने हस्बैंड को देख रही है कि वो इतने खुश हैं तो वो भी एक्साइटेड हैं और वो प्रिंटेड कार्ड को खोलकर देखती हैं. उसमें क्या लिखा होता है? she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और उसमें एक कार्ड है जिसमें प्रिंटेड कुछ वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स क्या हैं? लेट्स रीड इट. The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the honor of Mr. and Madam Loysal's company. Monday evening, January 18 at the Minister's residence. तो ये क्या है? ये पूरा एक invitation है जिसमें क्या mentioned है कि invitation है from the Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau. और उन्होंने बोला है कि हम जो है बड़े खुश होंगे अगर आप आते हैं. कौन? M का मतलब क्या होता है? इट्स एन एब्रीविएशन फॉर मॉन्शियर, फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर अ मैन इन फ्रेंच. यानी फ्रेंच में आप M का मतलब क्या होता है? सॉर्ट ऑफ मिस्टर जैसे आप लिखते हो इंग्लिश में, दैट इज व्हाट
एम मीन्स, तो हम जहाँ पे भी एम देखेंगे वहाँ हम मिस्टर लॉयसल पढ़ेंगे, और जहाँ पे भी हम एम एम ई देखेंगे इसको हम पढ़ेंगे मैडम, क्योंकि फ्रेंच में दिस इज एन एब्रीविएशन फॉर मैडम। क्लियर? यानी कि मिस्टर एंड मैडम या मिसेज लॉयसल के लिए इन्विटेशन है कि आप लोग आइए मंडे इवनिंग जनवरी 18। कब आना है पार्टी में? जनवरी 18 को, विच इज मंडे, और शाम को है ये पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंट, और मिनिस्टर का जो घर है वहां पर ये पार्टी है, यानी बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, और इस चीज का इन्विटेशन जो है लॉयजल्स को मिलता है। तो अब समझ आ रहा है ना, इतना बड़ा इन्विटेशन है, इसीलिए उनके हस्बैंड इतने खुश थे, ही वाज सो इलेटेड। बट क्या रिएक्शन होने वाला है मैडम लॉयजल का, दैट वी ऑलरेडी नो, एंड लेट्स रीड इट। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring। पर होता क्या है, उनके हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी इस इनविटेशन को पढ़कर, तो उनको क्या लगता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर, यानी कि उनको लग रहा था उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। She threw the invitation spitefully. Spitefully means showing or caused by malice, या फिर बोल सकते हो बहुत ही क्रूअल तरीके से, बिल्कुल भी बिना सोचे समझे किसी चीज़ को फेंक देना, that is what spitefully means। तो उनकी वाइफ जो है वो इतनी गुस्से में जाती है इन्विटेशन को पढ़कर कि बिल्कुल बिना सोचे समझे बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत रूड होकर वो इस इन्विटेशन को टेबल पे फेंक देती है। एंड देन शी murmurs a low or indistinct continuous sound, जिसे आप हिंदी में बोलते हो फुसफुसाना, यानी धीरे धीरे बात करना, वैसे ही वो बोलती हैं। क्या बोलती हैं भाई? What do you suppose I want with that? But my dearie, I thought it would make you happy। तो उनकी वाइफ जो है बड़े गुस्से में पूछती है, तुम्हें क्या लग रहा था कि क्या करूं मैं इस इनविटेशन का? यानी she was not at all happy to read the invitation, कि भाई इतनी बड़ी जगह से इनविटेशन आया है, बड़ी अच्छी पार्टी होगी, लेट्स गो। नहीं, ऐसा नहीं था उनके दिमाग में, था भाई मैं क्या करूं इस इनविटेशन का। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं कि बट आई थॉट यू नो, कि तुम खुश हो जाओगी इस इन्विटेशन को पढ़कर। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। उनके हस्बैंड बोलते हैं अपनी वाइफ से कि यू नो तुम कभी भी कहीं बाहर जाती नहीं हो, और मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी कि भाई अभी तुम्हें मौका मिल रहा है इस तरीके की पार्टी में जाने का। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees। तो वो बोलते हैं उनके हस्बैंड कि हर कोई विश करता है यू नो कि मुझे ये इनविटेशन मिले, हमें मिला है, एंड ऑल्सो ये बहुत सिलेक्ट, यानी कि बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही दिया है, किसी किसी को ही इनविटेशन मिला है, और हमें मिला है, सारी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला। मैं वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हूँ जिसे ये इन्विटेशन मिला है, तो मैं बड़ा खुश हूँ, और तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि दिस इज समथिंग जो कि हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये इन्विटेशन मिला है। तो वाई शुड नॉट वी यू नो go there, or why are you not happy with the invitation? You will see the whole official world there। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो उनके हस्बैंड जो है उनको वो बोलते हैं कि भाई तुम सारे ऑफिशियल वर्ल्ड, यानी कि बड़े बड़े जो लोग हैं ऑफिशियल वर्ल्ड से, उनसे वहाँ पर मिलने वाली हो। She looked at him with an irritated eye, और बहुत बुरी तरीके से, बहुत गुस्से का यू नो एक्सप्रेशन देते हुए उनके हस्बैंड को वो देखती हैं, और बिल्कुल भी पेशेंस के साथ नहीं, बिल्कुल ऐसे एकदम से बोल देती हैं कि क्या लगता है भाई मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं पहन के क्या जाऊँगी, यानी कि अगर मैं उस बड़ी पार्टी में जाऊँ तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या पहन के वहाँ पर जाऊँगी। He had not thought of that. He stammered, why, the dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me। तो उनके हस्बैंड ने ये सोचा ही नहीं था कि भाई ये ड्रेस वगैरह का भी कुछ हो सकता है, तो वो स्टैमर करने लगते हैं, यानी रुक रुक के बात करने लगते हैं। Speak with sudden involuntary pauses and a tendency to repeat the initial letter of words। बोलते हैं ना थोड़ा हकलाना, यानी सॉर्ट ऑफ जब आप नर्वस हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, तो आप या तो रिपीट करने लगते हो वर्ड्स, या थोड़ा यू नो रुक रुक के बोलते हो, उसे कहते हैं स्टैमर करना। तो उनके हस्बैंड भी स्टैमर करते हैं, और फिर बोलते हैं कि भाई जो तुम ड्रेस यू नो थिएटर वगैरह जब हम जाते हैं तब जो तुम ड्रेस पहनती हो वो भी तो है तुम्हारे पास, और मुझे वो बहुत ही प्रिटी लगती है, वो ड्रेस अच्छी लगती है, तो यू कैन वेयर दैट ड्रेस टू द पार्टी। ही वॉज साइलेंट स्टूपीफाइड, और उनके हस्बैंड जो है वो एकदम से फिर चुप हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। एंड ही इज स्टूपीफाइड, यानी मेक अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली, यानी उनको समझ नहीं आता यू नो कि मैं क्या बोलूँ, यानी उनकी सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज ही डजंट नो कि हाउ हिज वाइफ वुड रिएक्ट नाउ। क्लियर? ऑलराइट।
इन डिस्मे एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, तो उनके जो हस्बैंड हैं ऑब्वियसली वो स्टन्ड हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हैं, शॉक्ड हो गए हैं, एंड ऑल्सो इन डिस्मे यानी कि कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी उनने क्या एक्सपेक्ट किया था, उनकी वाइफ बड़ी खुश हो जाएगी इनविटेशन के बारे में सुनकर, उसे पढ़कर, कितनी बड़ी पार्टी में हमें बुलाया है, बट होता क्या है उसका बिल्कुल ऑपोजिट, समथिंग दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। तो वही चीज़ जो है वो उनके हस्बैंड जो है बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, और ही इज इन डिस्मे यानी कि ही इज लाइक व्हाट हैपेंड सडनली, एंड व्हाई ही इज इन सच एक्सप्रेशंस या सच फीलिंग्स, बिकॉज उनकी वाइफ जो है वो रो रही है, शी इज वीपिंग, वीपिंग मीन्स शेडिंग टीयर्स। He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. Obviously, उनके husband जो हैं उनको बड़ा अजीब लगता है कि मेरी wife रो रही है, तो वो जो है एकदम से वापस stammer करने लगते हैं because he doesn't know what is happening suddenly. तो he is like, "What is the matter? क्या हुआ है? Why you are crying?" Now she जो है via violent effort यानी बहुत ही बिल्कुल बोल सकते हैं एक brave सा step लेकर वो क्या करती हैं, अपने vexation को कंट्रोल करती है। व्हाट इज वेक्सेशन? स्टेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रेस्ड, यानी सॉर्ट ऑफ वो जो इरिटेटेड हैं, जो अनॉयड हैं, जो उनको सैडनेस है, वो सारी फीलिंग्स को वो एकदम से कंट्रोल करती हैं, एंड देन वो एक काम वॉइस में बहुत ही प्यार से रिप्लाई करती हैं कि क्या मैटर है, क्यों वो रो रही है। Wiping her moist cheeks, nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. तो वो क्या बोलती हैं, वो बहुत ही प्यार से बिल्कुल काम होकर रिप्लाई करती हैं कि कोई बात नहीं है। शी वाइप्स ऑफ हर मॉइस्ट चीक्स, यानी कि टीयर्स हैं, आंसू हैं तो गीले हो गए हैं चीक्स, राइट, मॉइस्ट हैं, तो वही वो वाइप करती हैं, पोंछती हैं अपने आंसू, एंड देन शी सेज कि कुछ नहीं, बस मेरे पास जो है कुछ पहनने के लिए नहीं है, यानी कि मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है जो मैं इस पार्टी में पहन सकती हूँ, एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, यानी कि इसीलिए आई कैन नॉट गो टू दिस पार्टी, टू दिस इवेंट एज अ रिजल्ट बिकॉज आई हैव नो ड्रेस। Give your card to some colleague whose wife is better figured out than I. और वो बोलती हैं कि ये इनविटेशन जाके अपने किसी और कुलीग को दे दो, यानी कि जो उनके साथ काम करते हैं उसको दे दो, जिसकी वाइफ जो है ज़्यादा फिट बैठती हैं, यानी जिस वाइफ के पास या फिर जो अफोर्ड कर सकती है फैमिली, जिनके पास न्यू ड्रेस हो, ब्यूटीफुल ड्रेस हो इस पार्टी में जाके पहन के जाने के लिए, उनको जाके ये इन्विटेशन दे दो, बिकॉज मैं तो इस पार्टी में नहीं जा सकती एज आई हैव नथिंग अप्रोप्रिएट टू वेयर टू दिस इवेंट। Now, what does affair means? An event or consequence of events of a specific kind or that has previously been referred to. यानी जो कुछ भी यहाँ पे क्या बताया, event about the ball party, जो भी पार्टी की बात हुई है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो that is what affair has been referred to. Now, colleague is a person with whom one works in a profession or a business. यानी आपके साथ जो काम करते हैं बाकी के employees, उनको हम बोलते हैं colleague. He was grieved but answered, Let us see Matilda. वो जो है he was grieved, यानी कि he was feeling intense sorrow, उनको बहुत दुख हो रहा था उनके हस्बैंड को, बिकॉज वो इतने खुश थे, उनको लग रहा था मेरी वाइफ भी बड़ी खुश होगी, हम इवेंट में जाएंगे, मैं एक लकी एम्प्लॉई हूँ जिसे ये इनविटेशन मिला है, और वो सारी जो उनकी फीलिंग्स थी वो एकदम से क्या होता है, बिल्कुल उससे उल्टा हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत इंटेंसली सैड होते हैं, बट वो क्या बोलते हैं, लेट अस सी मटिल्डा, वो पर बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मटिल्डा कौन है? शी इज़ द वन, जो मैडम लॉइजल, या फिर जहाँ पे भी शी मेंशन किया गया है अबाउट द लेडी, तो उनका नाम क्या है? मटिल्डा। क्लियर? ऑल राइट। How much would a suitable costume cost? Something that was served for other occasions. Something very simple. उनके husband is a very nice person. वो जो है फिर उनकी wife को देखते कि भाई she is weeping, she is disheartened, और obviously वो उस पार्टी में जाना चाहते हैं, तो वो उनकी wife से पूछते हैं, चलो ठीक है ये बताओ कि कोई ऐसी ड्रेस हो जो कि इस ओकेशन के लिए अप्रोप्रिएट हो और जो कि सिंपल हो, ऐसी ड्रेस कितने में आ जाएगी? She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो वो जो है थोड़े टाइम के लिए उस पर रिफ्लेक्ट यानी कि सोचती हैं, और क्या सोच रही हैं वो कि भाई मुझे इतने पैसे मांगने हैं अपने हस्बैंड से, जिसको सुनकर वो रिफ्यूज़ ना कर दें या फिर एकदम से वो शॉक्ड नहीं हो जाए कि भाई इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, बिकॉज वो भी अवेयर हैं कि मेरे हस्बैंड क्या है, क्लर्क हैं, और हमारी सॉर्ट ऑफ एक डिफाइंड सैलरी है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उनको समझ आ गया कि भाई मुझे इतने पैसे मांगने अपने हस्बैंड से, जिसको सुन के वो एकदम से मना ही नहीं कर दें कि भाई इतने पैसे तो है ही नहीं, रहने दो। क्लियर? तो वो सोचती हैं कि भाई मैं कितने पैसे मांगू।
Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. तो वो थोड़ा सोच सोच के बोलती हैं और ऐसा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि exactly मुझे कितने पैसे चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर 400 francs दे देते हो मुझे तो डेफिनेटली मे बी मैं एक ऐसी ड्रेस खरीद सकती हूँ. Now what is a franc? The basic monetary unit of France, Belgium, Switzerland, Luxembourg and several other countries. यहाँ पे हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, it is the basic monetary unit of France, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये पूरा ही जो स्टोरी है जो ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में. तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द करेंसी ऑफ फ्रांस. तो वहाँ पर फ्रैंक्स बोलते हैं पैसों को. तो वो बोलती है मुझे सिर्फ 400 फ्रैंक्स दे दो जिससे मैं आई थिंक ऐसी अप्रोप्रिएट ड्रेस खरीद सकती हूँ. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. जैसे उनके हस्बैंड ये अमाउंट सुनते हैं that is 400 francs, वो थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं. His face turns pale. पेल का मतलब क्या होता है जब या तो डर से या फिर कुछ ऐसा सुन लेते हो आप जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे हम बोलते हैं ना इसके चेहरे का कलर ही उड़ गया, रंग उड़ गया जो आप हिंदी में बोलते हो. That is what means changed his color to pale, या फिर उनका जो फेस है that turned pale. यानी कि he was thinking कि भाई एकदम से ये क्या हो गया. He was shocked. क्यों? क्योंकि उतने ही पैसे उन्होंने सेव किए थे that is 400 francs एक गन खरीदने के लिए जो कि उन्हें चाहिए थी to join some hunting parties the next summer. यानी कि हंटिंग के लिए या शूटिंग के लिए नेक्स्ट समर उन्होंने सोचा था कि मैं भी जाऊंगा और इस ग्रुप को बोल सकते हैं कंपनी करूंगा एंड देन आई विल ऑल्सो बी द वन ऑफ द पार्ट्स फॉर हंटिंग और शूटिंग. With some friends who went to shoot larks on Sunday. तो उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो लार्क क्या होती है, एक बर्ड होती है, तो वो कुछ बर्ड्स को शूट करने के लिए या हंटिंग के लिए गए थे संडे के दिन. तो वो भी एक्साइटेड थे, उनको भी लग रहा था कि मैं भी जाऊं, तो एक गन खरीदने के लिए वो पैसे सेव कर रहे थे. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty ड्रेस. तो उनके जो हस्बैंड हैं अगेन प्रूव करते हैं कि वो ही इज़ अ जेंटल मैन, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये 400 फ्रैंक्स तुमको दे देता हूँ, बट ये ज़रूर ध्यान में रखना कि ड्रेस जो है वो प्रिटी होनी चाहिए. क्यों भाई, इतने पैसे दे रहा हूँ तो ड्रेस ऐसी लेकर आना जो कि प्रिटी हो, जो अप्रोप्रिएट हो एज पर द इवेंट. ऐसा नहीं हो कि 400 में कुछ भी ले आए उठा के. क्लियर? तो उनके लिए 400 फ्रैंक्स बहुत बड़ा अमाउंट है. तो ही इज़ लाइक ओके, आई विल गिव अप द आइडिया ऑफ बाइंग अ गन, और वो अपनी वाइफ को वो पैसे दे देते हैं टू बाय अ न्यू ड्रेस. अब यहाँ हमको पेल और लार्क्स का मीनिंग दिया है. लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. लाइट इन कलर और शेड कंटेनिंग लिटिल कलर और पिगमेंट. पेल का नॉर्मली मतलब क्या होता है, हल्का जो पीला कलर होता है, फेडेड. बट इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि एकदम से उनका फेस का कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं या शॉक्ड हो जाते हैं जैसे वो उस अमाउंट को सुनते हैं. लार्क्स मीन्स अ बर्ड, जिसका पिक्चर ऑलरेडी है हमारे यहाँ पर गिवन. तो लार्क्स की शूटिंग या हंटिंग के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते थे. फॉर दैट ही वॉज सेविंग a money. Clear? All right. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed and anxious. तो जैसे जैसे वो इवेंट का दिन यानी 18 जनवरी जो है वो पास आता जा रहा था, तो जो मटिल्डा है या मैडम लॉइजल है वो थोड़ी दुखी थी. शी वॉज सैड, शी वॉज डिस्टर्ब्ड, शी वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग, और इसीलिए उनका बिल्कुल माइंड सेट जो है वो डिस्टर्ब था. एंड ऑल्सो शी वॉज एंशियस. वॉट डज एंशियस मीन्स? feeling or showing worry, nervousness or unease about something with an uncertain outcome. यानी कि जब आपको पता नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, रिजल्ट वाला दिन है, आप जब तक स्कूल के अंदर एंटर हो रहे हो आपको यही लग रहा है भाई क्या होगा, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, मार्क्स आ रहे कि नहीं, फेल तो नहीं हो जाऊंगा. तो वो जो होता है ना कि पता ही नहीं है कि क्या होने वाला आउटकम, दैट इज वॉट बीइंग एंशियस मीन्स. तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी किसके दिमाग में, मैडम लॉइजल के. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening. But उनकी ड्रेस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी थी, जो भी बॉल इवेंट के लिए वो खरीदी थी उनने, वो ड्रेस ऑलमोस्ट तैयार थी. Her husband said to her one evening, और एक शाम को उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. And she responded. और वो जो है अपनी वाइफ से पूछते हैं कि भाई मैटर क्या है, क्या हुआ है ऐसा कि तुम 2 से 3 दिन से बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, अजीब बिहेव कर रही हो, और क्या ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. तो उनकी वाइफ जो है या मैडम लॉइजल जो है वो रिप्लाई करती है एंड शी सेज, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this
पार्टी। अब अगेन उनका वही सब कुछ चालू हो गया, वो क्या बोलती हैं कि आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जूल। व्हाट इज वेक्स्ड मीन्स अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरीड, यानी मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है इस ड्रेस पे पहनने के लिए। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ, अडॉर्न मीन्स मेक मोर ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव, यानी कि मैं जो हूँ इस ब्यूटीफुल ड्रेस को तो पहनूंगी, बट मैं अगर ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगूंगी, और मैं अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए ज्वेलरी चाहती हूँ, और वो मेरे पास नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, यानी कि जब मैं जाऊंगी पार्टी में तो ऐसा लगेगा कि सॉर्ट ऑफ मैं बहुत पुअर हूँ, मैं गरीब हूँ, और ऐसा टाइप का लुक आएगा मेरा विदाउट अ jewelry. What does poverty stricken means? Seriously affected by an undesirable condition or unpleasant feeling, यानी कि affected by poverty, sort of you are very poor, ऐसा लगेगा if she doesn't wear a jewelry on the dress. He replied, you can wear some natural flowers. और अगेन वो वही अपने हस्बैंड को क्या बोलती हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगी पार्टी पे, क्लियर। तो उनके हस्बैंड जो हैं अगेन प्रूव करते हैं ही इज़ अ वेरी नाइस फेलो। वो क्या बोलते हैं, वो एक सजेशन देते हैं कि भाई जो नेचुरल फ्लावर्स हैं, यानी जो फूल हैं, उससे बना लो ज्वेलरी एंड यू वेयर इट बिकॉज इट वुड लुक गुड। नाउ लेट्स सी डज शी लाइक्स दिस आइडिया और नॉट। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि इस सीजन में अगर तुम फ्लावर्स पहनोगी तो वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगेंगे। चिक मीन्स एलिगेंटली एंड स्टाइलिशली फैशनेबल, यानी कि बहुत ग्रेसफुल, बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आएगा तुम्हारा अगर तुम फ्लावर्स पहनती हो इस ड्रेस पे। She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. गुस्से में जाती हैं बहुत ज़्यादा उनकी वाइफ ये सजेशन सुनकर। She is totally unconvinced, बिल्कुल satisfied नहीं है with this suggestion, and she is like, no, मैं नहीं पहनने वाली हूँ नेचुरल फ्लावर्स, क्योंकि क्या लगने वाला है, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग यानी सॉर्ट ऑफ इंसल्टिंग, यानी कि किसी चीज़ से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है मेरी, दैट इज़ व्हाट ह्यूमिलिएटिंग मीन्स। तो उनको लगता है कि इससे ज़्यादा मेरे लिए इंसल्टिंग या ह्यूमिलिएटिंग कुछ नहीं होगा दैन टू हैव अ शैबी एयर, यानी कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा रिच वुमेन रहेंगी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा पैसे वाली वुमेन रहेंगी, उनके बीच में एक कोई ऐसा जा रहा है जिसने फ्लावर्स पहने हैं, सॉर्ट ऑफ बहुत पुअर सा ऐसा लुक लगेगा मेरा, और मैं नहीं चाहती इतना ज़्यादा इंसल्टिंग इंसल्ट मैं फील करूँ। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend, Madame Forestier, and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said, I had not थॉट ऑफ दैट। तो उनके हस्बैंड अगेन वो क्या करते हैं, एक अच्छा सजेशन देते हैं। वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अरे हम कितने ज़्यादा स्टूपिड है, हमने ये सोचा ही नहीं कि जाके तुम अपनी जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टिया उसके पास जाओ और उससे कोई ज्वेलरी मांग लो, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ रिच, शी हैज़ अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, तो उनके पास जाके जो भी ज्वेलरी तुम्हें अच्छी लगती है इस ड्रेस पे वो जाके ले आओ। अब इनकी जो वाइफ है वो इस आइडिया से बड़ी खुश हैं, वो जो है खुश हो जाती है बिल्कुल एकदम से, और बोलती है अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, एंड दिस इज़ अ गुड आइडिया, लेट मी गो एंड गेट द ज्वेलरी फ्रॉम माई friend. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन वो जाती है अपने फ्रेंड के पास और अपनी फ्रेंड को पूरी स्टोरी सुनाती हैं कि भाई मुझे क्यों ज्वेलरी चाहिए, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, पार्टी के बारे में सब कुछ वो बताती हैं। Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, तो उनकी फ्रेंड जो है वो जाती हैं क्लोजेट यानी कबर्ड, वहाँ पे अपने ज्वेलरी बॉक्स जो भी होता है उनका उसको खोलती हैं और उसको लाकर क्या बोलती हैं अपनी फ्रेंड से, choose my dear. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. तो वो जो है फिर अपनी फ्रेंड को बोलती हैं कि भाई जो भी चूज करना है ज्वेलरी बॉक्स में से यू कैन चूज इट। तो वो जो है सारी ज्वेलरी देखती हैं। कौन कौन सी ज्वेलरीज देखती हैं वो, पहले वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती हैं जो हम हाथ में पहनते हैं, दैट इज ज्वेलरी यू वेयर इन दी हैंड्स, तो ब्रेसलेट्स देखती हैं वो। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स यानी सॉर्ट ऑफ पर्ल्स का नेकलेस, मोतियों का जो नेकलेस होता है वो देखती हैं। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। फिर वो और भी ज्वेलरीज देखती हैं जिसको देखकर कोई भी खुश हो जाएगा, और जो कारीगरी बोलते हो आप, दैट इज व्हाट वर्कमैनशिप मीन्स, यानी कि जो काम किया गया है उस ज्वेलरी को बनाने का, दैट इज वेरी एडमायरेबल। नाउ व्हाट इज एडमायरेबल, अराउजिंग और डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल, यानी सॉर्ट ऑफ देख के आपके मुंह से निकले कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, दैट इज व्हाट मीन्स एडमायरिंग समवन। तो वो जो है ये सब ज्वेलरीज देखती हैं जिनको देख के उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। She tried the jewels before the glass,
hesitated but could neither decide to take them nor लीव दैम। तो वो क्या करती हैं, ऑब्वियसली वो ज्वेलरी उन पे सूट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो पहन के देखती हैं उन्होंने मिरर के सामने, बट वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही हैं, शी इज़ हेजिटेंट। और क्यों हिचकिचा रही हैं, बिकॉज शी इज़ लाइक कि ना तो वो उन ज्वेलरी को लेना चाहती हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि कौन सी ज्वेलरी लूँ, और ना ही वो उस ज्वेलरी को छोड़ कर जाना चाहती हैं, बिकॉज वो ऑलवेज ये चीज़ चाहती थी, हमेशा से शी वॉन्टेड सच ज्वेलरी। Then she asked, have you nothing more? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. Suddenly she discovered in a black satin box. तो वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि और कुछ नहीं है तुम्हारे पास इस ज्वेलरी में। तो उनकी फ्रेंड बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल है मेरे पास, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए चले जाओ और खुद ही देख लो, बिकॉज आई डोंट नो कि तुम्हें क्या अच्छा लगने वाला है। और सडनली जो है मैडम लॉइजल वो क्या देखती हैं, शी फाइंड्स अ ब्लैक satin box. Now what is satin? A smooth glossy fabric, usually of silk, produced by a weave in which the threads of the wap are caught and looped by the weft only at certain intervals. इतनी बड़ी definition दी है, इसका ultimate meaning क्या है? Satin is a sort of cloth जो कि silk की तरह होता है, बहुत ही soft, बहुत ही shiny सा, और उस ही sort of box बना होता है उसका, और उसमें एक उनको jewelry दिखती है। Let's see what that jewelry is. A superb necklace of डायमंड्स। उनको दिखता है उस बॉक्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस डायमंड का, और उसी पे आपके चैप्टर का नाम है द नेकलेस। सो दिस इज द वन जिसके बारे में अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उनको फाइनली यानी मैडम लॉइजल को क्या दिखता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। अब ऐसा होता है ना कि सॉर्ट ऑफ आप बहुत ही बोल सकते हो कि बहुत महंगी चीज़ कोई हो, बहुत ही फेमस कोई चीज़ हो, और अगर आप उसको उठाते हो तो आपके हाथ कांपते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट कि भाई वो गिर जाए तो मुझे पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो जो है इसी तरीके से उस नेकलेस को उठाती है बड़े ही प्यार से, बिकॉज उनके हाथ कांप रहे हैं, हर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग शेकिंग। क्यों? बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगा है, डायमंड्स हैं, तो शी इज़ बीइंग वेरी केयरफुल। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. और वो क्या करती हैं, फिर वो अपने गले में पहन के देखती हैं उस डायमंड नेकलेस को, and it's ecstatic यानी कि feeling or expressing overwhelming happiness or joyful excitement, यानी she is very happy, she is like this is the perfect piece जो कि उनको पहनना है। तो जैसे ही वो नेकलेस ट्राई करके देखती हैं, she is definitely very happy to see. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? Only this. Why? Yes, certainly. तो वो अपनी फ्रेंड से फिर पूछती हैं थोड़ा सा हेजिटेट होकर कि मे भी पता नहीं मेरी फ्रेंड ये मुझे देगी कि नहीं। तो वो पूछती हैं कि अच्छा मैं क्या ये लेके जा सकती हूँ, कैन आई टेक दिस डायमंड नेकलेस विथ मी एंड ओनली दिस, यानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये नेकलेस चाहिए। और उनकी फ्रेंड जो है बोलती है बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन टेक इट। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. तो वो इतनी खुश हो जाती है अपनी फ्रेंड को गले लगा लेती हैं बिल्कुल खुशी के मारे कि थैंक यू सो मच यू गेव दिस, और फिर वो उस ट्रेजर यानी कि डायमंड नेकलेस के साथ, उनके लिए तो सॉर्ट ऑफ एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो वो अपने इस डायमंड नेकलेस के साथ बहुत हैप्पीली उनके घर से बाहर जाती हैं। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैडम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और वो दिन आ जाता है जिस दिन पार्टी है, एंड मैडम लॉइजल बहुत शी इज़ अ ग्रेट सक्सेस। इसका मतलब शी इज़ सक्सेसफुल इन व्हाट शी वांटेड, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पार्टी में जिस तरीके से जाना चाहिए वैसे वो जाती हैं। क्यों? She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. क्यों थी वो as a success in the party? Because वो सबसे ज़्यादा beautiful लग रही थी वहाँ पर उस पूरी पार्टी में। She was looking elegant. What does elegant means? Hold closely in one, graceful and stylish in appearance or manner, यानी she was looking very beautiful, very decent, यानी इस तरीके से लग रही थी वो कि देख कर नजर ही ना हटे। She was that beautiful, gracious, smiling and full of joy. और पूरी तरीके से स्माइलिंग से एक्सप्रेशन था उनके फेस पे, और बिल्कुल फुल ऑफ जॉय यानी बहुत वो खुश थी। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ज्वेलरी, इतनी बड़ी पार्टी, यही सब वो हमेशा से चाहती थी, राइट। तो शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉज सेटिस्फाइड दिस टाइम। All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. वहाँ पे जितने भी men थे, because she was looking so beautiful, हर कोई जो इनको नोटिस कर रहा था कि वाह she is such a pretty lady, सब उनसे उनका नाम पूछ रहे थे, और सब चाहते थे कि वो एक दूसरे में इंट्रोडक्शन हो, यानी सब जाने उनको कि वो कौन है।
She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. तो वो जो है बहुत खुश हो जाती हैं. She danced with enthusiasm. What is enthusiasm? Intense and eager enjoyment, interest और approval. यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बहुत खुश होकर वो डांस करती हैं. Intoxicated with pleasure, sort of ऐसा लग रहा था कि खुशी, pleasure इन सब से उनको intoxicate कर दिया हो. Sort of उन्होंने ये ड्रग ले लिया हो, that is for happiness. Thinking of nothing but all this admiration. और वो क्यों खुश थी? क्योंकि उनको जो तारीफ मिल रही थी, लोग उनको एडमायर कर रहे थे, लोग उनके बारे में पूछ रहे थे, ये सब चीज़ें सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश थी. This victory is so complete and sweet to her heart, and this was a win-win situation for her. This was a victory for her. यानी उनको ऐसा लग रहा था कि उनको सब कुछ मिल गया, because she always wanted this, right? तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उनके हार्ट के लिए this was something which was the most sweet thing she had ever experienced. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. और वो लोग फिर घर कब जाते हैं? सॉर्ट ऑफ सुबह के 4 बज जाते हैं उनको घर जाते हुए. और उनके हस्बैंड जो हैं वो ऑलमोस्ट हाफ अस्लीप हैं, यानी कि पूरी तरीके से नहीं सोए हैं, बट ऐसा होता है ना कि जब आपको बहुत नींद आ रही होती है, सॉर्ट ऑफ यू आर नॉट इन योर सेंसेस, यू आर दैट टायर्ड, उसे कहते हैं हाफ अस्लीप. तो उनके हस्बैंड जो है इन वन ऑफ द सलून्स जो हैं वो सो रहे होते हैं, हाफ अस्लीप है, यानी सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट वो सोने वाले हैं. सलून्स इज अ रिसेप्शन रूम इन अ लार्ज हाउस, सॉर्ट ऑफ एक लिविंग रूम बोल सकते हो, एक हॉल बोल सकते हो, वहां पर उनके हस्बैंड सो रहे हैं. With 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और उनके साथ 3 और gentlemen थे जिनकी wives जो हैं अभी भी पार्टी में बढ़िया enjoy कर रही हैं. And these guys were so tired that they were almost half asleep in this salon. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब उनके जो husband हैं वो क्या करते हैं, इस रैप को, यानी कि sort of एक शॉल जो होती है जिससे आपको warmth provide हो, तो वो शॉल जो है वो लेते हैं और उनको उनको ऊपर से कवर करते हैं. They had carried whose poverty क्लैश्ड, और उन लोगों ने वो रैप अपने साथ कैरी किया था, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सुबह हो गई थी, 4 बज गए थे, तो इट वुड हैव बीन वेरी चिली. तो वो जो है रैप जो उनके साथ लाए थे वो उनको पहनाते हैं. और ये जो रैप है वो सॉर्ट ऑफ क्या कर रहा था, दिस वॉज क्लैशिंग, यानी कि ये की जो पावर्टी, रैप जो है वो इतना एक्सपेंसिव सा नहीं था, और ड्रेस क्या थी, बिल्कुल न्यू एक्सपेंसिव सी. तो ऐसा लग रहा था कि वो जो रैप है उसकी पॉवर्टी जो है वो क्लैश कर रही है विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम. यानी कॉस्ट्यूम इतना ब्यूटीफुल और उसके ऊपर कुछ आप ऐसा डाल दो जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी खत्म हो रही हो या कम हो रही हो, ऐसा लग रहा था वो रैप. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich फर्स. तो मैडम लॉइजल जो है वो पूरी कोशिश करती हैं कि भाई मैं जल्दी जल्दी निकलूं पार्टी से, ताकि कोई नोटिस ना करे कि मैंने ऐसा बिल्कुल कम प्राइस वाला या नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा रैप पहना है. क्योंकि बाकी विमेन जो है उन्होंने क्या पहना हुआ है, रिच फर्स पहने हैं, यानी कि बिल्कुल बोल सकते हो बहुत एक्सपेंसिव से रैप्स पहने हुए हैं, सॉर्ट ऑफ फर वाले ब्यूटीफुल से. तो शी नेवर वांटेड कि बाकी विमेन उनको नोटिस करे वेयरिंग सच अ नॉर्मल रैप. Loisel detained her. Wait, said he, I'm going to call a cab. But she would not listen and descended the steps rapidly. तो उनके जो husband है, he detained her. Detained means keep from proceeding by holding them back or making claims on their attention. यानी कि वो अपनी वाइफ को एकदम से रोकते हैं कि रुक जाओ, मैं जो है कैब को बुला लेता हूँ, यानी कि मैं पहले व्हीकल तो बुला लूँ and then we will go. बट वो जो है सुनती नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से उतर कर जा रही होती हैं. And descended the steps rapidly. Descended means move or fall downwards, यानी कि नीचे उतर रही हैं. She is moving downwards the stairs, ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकले, ताकि उनको कोई ऑब्जर्व या नोटिस ना करे. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. Obviously वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई कैरियर आने की, the one vehicle which would carry them to their house, यानी कि जो उनको ड्रॉप करेगी घर तक. तो वो ढूंढ रहे हैं, बट ऐसा कुछ उनको मिलता नहीं है. बट सडनली उनको दूर से एक कोचमैन दिखता है, यानी कि अ ड्राइवर ऑफ अ हॉर्स ड्रॉन कैरियर, जो टांगा होता है, दैट इज व्हाट हॉर्स ड्रॉन कैरियर. तो उसको जो चलाने वाले हैं वो उनको दूर से दिखते हैं और ये हेल करते हैं, यानी कि दे शाउट, दे कॉल हिम, जो कि क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे है वो, तो इनको आवाज लगा लगा के बुलाते हैं, सो दैट वो उसमें बैठकर घर जा सके. They walked along toward the river, hopeless and
शिवरिंग, और वो जो है फिर रिवर साइड पे जा रहे हैं, धीरे धीरे शिवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है तो कांप रहे हैं, एंड ऑल्सो होपलेस, यानी उनको नहीं लग रहा कि कोई उनको गाड़ी मिलेगी इस वक्त जो उनको घर तक ड्रॉप करेगी. सो शिवरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड, फ्राइटेंड और एक्साइटेड. इट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड हेयर इन दिस केस, यानी ठंड के मारे वो कांप रहे थे. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. Finally, उनको एक बिल्कुल ओल्ड सा पुराना सा एक कैरियज दिखता है जो कि नॉर्मली पेरिस में आपको नाइटफॉल के बाद दिखेगा. नाइटफॉल मीन्स द ऑनसेट ऑफ नाइट, यानी कि जैसे ही बहुत रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तब के टाइम पे आपको कैरियज दिखेगा. वैसा कैरियज इनको दिखता है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. और फिर वो कैरियर जो है उनके घर के दरवाजे तक उनको छोड़ता है, and they go wearily up to their apartment. Wearily means with extreme tiredness, यानी बिल्कुल भी ताकत नहीं बची उनकी बॉडी में, बहुत थक चुके हैं क्योंकि एक तो पार्टी थी, डांसिंग एंड एवरीथिंग, तो वो बहुत थक गए हैं और ऐसे ही वो अपार्टमेंट तक यानी अपने घर तक जाते हैं. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अभी पूरी पार्टी ये जो लग्जूरियस सा एक मोमेंट था, वो जो एक्सपीरियंस था, वो बिल्कुल खत्म हो गया. किसके लिए? मैडम लॉइजल के लिए, बिकॉज दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्टी. घर पहुंच गए वो, राइट. बट उनके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मुझे सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Finally क्या होता है, मैडम लॉइजल जो है वो अपना रैप हटाती हैं और फिर अपने आप को मिरर में देखती हैं कि भाई मैं देखूं अपने आप को, मेरी ड्रेस, मेरी ज्वेलरी और ये जो लुक है जो कि फाइनल एक व्यू होगा उनके लिए, बिकॉज शी नेवर नोज कि बाद में उनको ऐसा कोई इवेंट मिलता है कि नहीं, राइट. तो अपने आप को वो ग्लोरी, वो जो रिकग्निशन है, वो जो खूबसूरती दिख रही थी उनकी, वो चीज़ उनको एक्सपीरियंस करना था फॉर द लास्ट टाइम, एंड शी वॉज जस्ट एडमायरिंग हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. But एकदम से वो चिल्लाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें जो नेकलेस बोरो किया था अपनी फ्रेंड से वो था ही नहीं. She has lost the necklace. Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have no longer have Madame Forestier's necklace. तो उनके हस्बैंड जो जैसे वो चिल्लाती हैं, वो पूछते हैं भाई क्या हुआ है. तो ये जो है बिल्कुल एकदम से बिल्कुल उनको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ. तो शी इज़ लाइक कि I have lost the necklace, यानी मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था वो मेरे पास अभी नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. Obviously उनके हस्बैंड जो है बहुत शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसे कैसे. तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे वो नेकलेस तुम्हारे पास अब नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, एवरीवेयर. और वो हर जगह देखते हैं, वो ड्रेस के फोल्ड्स में देखते हैं क्योंकि बिकॉज इवनिंग गाउन है तो मे बी बिल्कुल फ्रिल्स वगैरह होंगे, उसमें देखते हैं. हर जगह ड्रेस में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पॉकेट में देखते हैं, बट उनको कहीं पे भी नेकलेस नहीं मिलता है. दे कुड नॉट फाइंड इट, और उनको वो नेकलेस नहीं मिलता. ही आस्क्ड, "You are sure you still had it when we left the minister's हाउस?" और उनके हस्बैंड इंक्वायर करते हैं कि आर यू श्योर, क्या तुम्हें 100% लग रहा है कि वो नेकलेस तुम्हारे पास तब भी था जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर आ रहे थे. एंड फिर उसके बाद उनकी वाइफ क्या रिप्लाई करती है, लेट्स रीड इट. Yes, I felt it as we came out. जब उनके हस्बैंड इंक्वायर करते हैं कि भाई जब तुम वहाँ से मिनिस्टर के घर से निकल रही थी तब तक आर यू श्योर कि नेकलेस तुम्हारे पास था, तो उनकी वाइफ बोलती है हाँ भाई डेफिनेटली, बिकॉज मैं वो नेकलेस जो है फील कर पा रही थी कि येस आई हैड दैट necklace. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. But उनके हस्बैंड बोलते हैं कि अगर हमसे रास्ते में अगर वो नेकलेस गिर भी गया हो तो आवाज़ तो आती, राइट, कि कुछ गिरा है. तो डेफिनेटली वो स्ट्रीट पे गिरा नहीं है नेकलेस, बिकॉज आवाज़ आ जाती हमको या फिर पता चल जाता कि कुछ चीज़ गिरी है, एंड दैट वुड हैव बीन द नेकलेस. इट मस्ट बी इन द कैब. तो उनके हस्बैंड बोलते हैं हो सकता है कि कैब में रह गई हो, यानी कि जिस कैरियर से वो आए हैं उसी में रह गया हो क्या नेकलेस. Yes, it is possible. Did you take the number? तो वो जो है बोलते हैं कि हाँ, उनकी वाइफ बोलती है डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है कि नेकलेस कैब में ही रह गया हो. तो वो इंक्वायर करते हैं कि तुमने कैब का नंबर लिया था या नहीं. नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो. तो वो जो है बोलते हैं कैब का नंबर लिया क्या, तो बोलते हैं कि नहीं मैंने कैब का नंबर भी नहीं लिया. तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, नोटिस किया था क्या कि नंबर क्या हो सकता है या फिर कैब का नंबर क्या था, कुछ ऐसा ध्यान गया हो. तो दे वर लाइक नहीं. तो दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर
utterly cast down. अब ना तो कैब का नंबर था, ना ही नोटिस किया था कि कैब का नंबर क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने थक चुके थे वो कि उस वक्त अगर वो कैब का नंबर देखने बैठ गए तो हो ही गया, राइट। तो वो लोग जो है एक दूसरे को कैसे देखते हैं, बिल्कुल कास्ट डाउन, यानी कि सैड और वरीड, बिकॉज बिल्कुल लेट डाउन फील कर रहे हैं वो, बिल्कुल सैड और डिस्ट्रेस से फील कर रहे हैं कि जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं है अब कि जिसके थ्रू उनको कोई तरीका मिल पाए या कुछ पता लग पाए कि नेकलेस कहाँ गया। Finally, Loisel dressed himself again. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. तो उनके जो हस्बैंड हैं वापस से वो ड्रेसअप होते हैं, बिकॉज वी न्यू कि वो ऑलमोस्ट सोने जा रहे थे, तो ही वॉज गेटिंग अनड्रेस्ड, राइट। वो फॉर्मल्स जो पहने थे उन्होंने वो अनड्रेस हो रहे थे इनटू नॉर्मल क्लोथ्स, बट फाइनली वो वापस से कपड़े पहनते हैं, वापस से ड्रेसअप होते हैं और बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं उस ट्रैक पे यानी कि उस पाथ पे, उस रास्ते पे जाके चेक करता हूँ, वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। क्योंकि ये लोग ये कैरियर्स ढूंढने के लिए बहुत देर तक चले थे ना, इनको कैरियर्स नहीं मिल रहा था, तो बोलते हैं कि मैं उस जगह पे चले जाता हूँ देखने के लिए कि मे बी वहां जब अपन वॉक कर रहे थे तब वहां नेकलेस गिर गया हो। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. तो वो जो है चले जाते हैं, कौन, मिस्टर लॉयसल, टू फाइंड आउट द नेकलेस, और उनकी जो वाइफ है वो बैठी हुई है। She remained in her evening gown, वो अपनी इवनिंग गाउन यानी कि अपनी ड्रेस में है। What is a gown? A long elegant dress worn on formal occasions. तो वो जो ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी होती है उन्होंने, वो गाउन जो है वो उसी गाउन में रहती हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो जाकर सो जाएं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नेकलेस घूम गया है तो उनकी नींद ही उड़ गई होगी। शी वॉज नॉट इन दैट सिचुएशन कि वो जाकर अब सो जाए। Towards 7 o'clock her husband returned. और सुबह के 7 बज जाते हैं और उनके हस्बैंड वापस आते हैं। He had found nothing. और उनको नेकलेस नहीं मिलता है। वो पूरा ढूंढ लेते हैं बट उनको कहीं पे भी वो नेकलेस नहीं मिलता है। He went to the police and to the cab office and put an advertisement in the newspapers offering a reward. तो वो क्या करते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखने कि भाई मेरा डायमंड नेकलेस घूम गया है। सेकेंडली वो सारे कैब ऑफिस में जाते हैं पता करने के लिए, मे बी किसी कैब ड्राइवर ने आके खुद ही बोल दे कि हाँ भाई मेरी गाड़ी में, या फिर उनको वो कैब ड्राइवर दिख जाता है तो उनको पता चल जाए कि हाँ भाई उसी की गाड़ी में डायमंड नेकलेस था। एंड ऑल्सो वो एक एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, किसमें, न्यूज़पेपर में, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि भाई कोई भी अगर वो डायमंड नेकलेस ला के देता है तो हम उनको रिवॉर्ड्स देंगे, यानी कि उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. अब वो पूरा दिन वेट कर रही थी, कौन, मैडम लॉयसल, किसमें, बिल्कुल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, वो बिल्कुल परप्लेक्स थी। बिविल्डरमेंट मीन्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड, यानी पूरी तरीके से उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, नेकलेस मिलेगा या नहीं। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, व्हाट इज फ्राइटफुल, वेरी अनप्लेजेंट, सीरियस और शॉकिंग। ये एकदम से जो अलग सा बिल्कुल एक्सपीरियंस हो गया उनकी लाइफ में, बिल्कुल शॉकिंग सा ये जो मोमेंट है, इसे देखकर डेफिनेटली वो जो है वो वेट करती हैं, यानी कि शी इज कंफ्यूज्ड एंड ऑल्सो शी इज वेटिंग कि भाई कुछ कैसे हो गया ये सब कुछ, एंड हाउ शी लॉस्ट द डायमंड नेकलेस। Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. और उनके जो हस्बैंड हैं वो वापस आते हैं और उनका फेस पेल है, यानी कि वो बिल्कुल सैड हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसी खुशी नहीं दिख रही चेहरे पे। क्यों? क्योंकि उनको नेकलेस नहीं मिला है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. फिर उनके हस्बैंड अगेन उनको सजेशन देते हैं कि भाई अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख के भेजो और उस लेटर में मेंशन करो कि मेरे से नेकलेस का क्लास्प टूट गया है और मैं उसको रिपेयर करा के देन आई विल गिव इट बैक टू यू। क्लास्प मीन्स ग्रास्प टाइटली विथ वंस हैंड, सॉर्ट ऑफ। यहाँ पर क्लास्प का मतलब ये नहीं है, आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट मीनिंग। क्लास्प मीन्स कि जो पीछे का हुक होता है इन द नेकलेस, दैट हुक जिससे वो पहनते हो, तो दैट इज नोन एज क्लास्प। तो वो बोलना चाह रहे थे कि उनको बोल दो कि गलती से तुमसे वो क्लास्प टूट गया है हुक का, क्योंकि क्लास्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना, राइट। तो वो जो हुक को होल्ड करता है दैट वी कैन से, तो वो टूट गया है एंड यू विल गेट इट रिपेयर्ड एंड देन यू विल रिटर्न टू योर फ्रेंड। दैट विल गिव अस टाइम। तो क्यों बोलते हैं उनके हस्बैंड ये सजेशन क्यों देते हैं कि लेटर लिख दो, क्योंकि उससे उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा और उनकी जो फ्रेंड है वो ये नहीं सोचेगी कि भाई अभी तक नेकलेस वापस क्यों नहीं दिया है। She wrote as he dictated, और जैसे जैसे उनके हस्बैंड उनको बोलते गए, डिक्टेट करते गए, वैसे वैसे उन्होंने लेटर में लिखा और अपनी फ्रेंड को भेज दिया। डिक्टेटेड मीन स्टेट और ऑर्डर ऑथोरिटेटिवली, यानी कि बता रहे हैं डायरेक्टली कि भाई ये लिखो। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और बिल्कुल उस वीक के एंड तक, यानी कि जब तक उन्होंने कोशिश की कि उनको नेकलेस मिल जाए, तब तक वो सारी उम्मीद, सारे होप जो हैं वो बिल्कुल उनके ख़त्म हो गए हैं और वो छोड़
चुके हैं। एंड लॉइजल, ओल्डर बाय 5 years, declared, "We must replace this jewel." In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. और लॉइजल यानी कि जो बिल्कुल मिस्टर लॉइजल हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वो जो है ऑलमोस्ट 5 years ओल्डर, यानी वो इतने टेंशन में है कि उनकी फेस से ऐसा लग रहा है कि 5 साल बढ़ गई उनकी उम्र। वो ग्रेस जो है वो लूज हो गई उनके फेस से, बिकॉज ही वॉज सो टेंस्ड कि भाई डायमंड नेकलेस कैसे लाएं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमको रिप्लेस करना ही पड़ेगा जूल को। फिर वो जाते हैं पैलेस रॉयल की एक शॉप में और वहां पर उनको एक चैपलेट ऑफ डायमंड्स दिखता है। चैपलेट मींस अ स्ट्रिंग, सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रिंग मिलती है डायमंड्स की, और वो देखते हैं और उनको लगता है कि ये मैच करती है विद द नेकलेस जो कि उनकी फ्रेंड का था, दैट इज मैडम फॉरेस्टियर का था। तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई यही नेकलेस है जो हम ले लेते हैं और मैडम फॉरेस्टियर को दे देंगे कि भाई ऐसा ये रहा आपका नेकलेस। क्लियर? ऑलराइट। Which seemed to them exactly like the one. It was valued at 40,000 francs। और आगे जाके हमको ये भी बताया जा रहा है कि वो जो नेकलेस था वो कितने का, 40,000 फ्रैंक्स का था, यानी कि इतनी ज़्यादा वैल्यू थी उस डायमंड नेकलेस की, बिकॉज रियल डायमंड्स राइट। तो इतने पैसे उनको चाहिए टू बाय दैट डायमंड नेकलेस या फिर टू बाय दैट चैपलेट ऑफ डायमंड्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। और अगर थोड़ा बार्गेन वगैरह देख लें या डिस्काउंट वगैरह देख लें, जो कुछ भी केस है, दे कुड गेट इट फॉर 36,000, द फाइनल प्राइस ऑफ दैट चैपलेट ऑफ डायमंड्स। लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him। और ये जो मिस्टर लॉइजल हैं उनके पास 18,000 francs थे जो उनके पापा उनके लिए छोड़ के गए थे, यानी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी में होता है ना कि पेरेंट्स आपके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, तो दैट वाज द इनहेरिटेड मनी कह सकते हो। तो उनके पास 18,000 francs थे जो उनके पापा उनके लिए छोड़ के गए थे। He borrowed the rest। और बाकी के पैसे जो हैं वो किसी ना किसी से उधार मांगते हैं, बोरो करते हैं। He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders। अब वो क्या करते हैं, वो जो है ruinous promises यानी वो जिनसे भी पैसे मांगते हैं उनसे ऐसे promises करते हैं which can be disastrous, यानी कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉमिस करते हैं वो कि मे बी मैं आपको इस वक्त तक दे दूंगा पैसे या फिर ये इंटरेस्ट दे दूंगा इतना, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए डिजास्ट्रस हो जाते हैं ऐसे promises वो करते हैं। Took money from usurers and the whole race of lenders। और कुछ लोग होते हैं who are known as money lenders, especially those who lend money on a high rate of interest, जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मांगते हैं, ऐसे लोगों से वो पैसे लेते हैं। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs। और जिनके लिए 400 francs भी बहुत बड़ी बात थी राइट, अब उनको 36,000 francs पे करने पड़े and then they got that particular necklace, जो कि अब वो मे भी अपनी फ्रेंड को दे पाएंगी। क्लियर? ऑलराइट। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid टोन। तो जब मैडम लॉइजल जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास विद दैट नेकलेस जो उन्होंने खरीदा है फॉर 36,000 फ्रैंक्स, वो ले जाकर जैसे ही वो देती है किसको, मैडम फॉरेस्टियर को, तो लेटर यानी कि जो नेक्स्ट मेंशन किया गया है, इट मींस डिनोटिंग द सेकंड और सेकंड मेंशन ऑफ टू पीपल और थिंग्स, यानी कि दो लोग मेंशन किए, पहले लॉइजल देन फॉरेस्टियर। तो फॉरेस्टियर जो है मैडम, दैट इज द सेकंड वन बीइंग मेंशन्ड, वो बोलती हैं इन अ फ्रिजिड टोन। कैसी टोन में? स्टिफ और फॉर्मल इन बिहेवियर और स्टाइल, यानी बहुत बिल्कुल रूडली या स्टिफ टोन में वो बोलती हैं, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। बोलती है कि तुम जो हो इसको जल्दी मुझे रिटर्न कर सकती थी, यानी ये नेकलेस तुम्हें मुझे जल्दी वापस कर देना चाहिए था, बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, यानी बहुत टाइम लगा दिया तुमने इस नेकलेस को रिटर्न करने में। Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would। तो मैडम लॉइजल को यही लग रहा था कि गलती से अगर ये अपना बॉक्स खोल लेती हैं एंड व्हाट इफ वो रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि उनका ये नेकलेस है ही नहीं, दिस इज तो समथिंग जो कि उसकी तरह दिख रहा है, बट होता क्या है, मैडम फॉरेस्टियर बॉक्स खोलती ही नहीं है। What would she think if she should perceive the substitution? तो उनके दिमाग में यही चल रहा था मैडम लॉइजल के कि क्या हो जाएगा अगर मैडम फॉरेस्टियर जो है वो समझ जाती हैं, शी इज एबल टू परसीव यानी बिकम अवेयर और कॉन्शियस ऑफ, शी इज एबल टू बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो जो नेकलेस है वो एक सब्सटीट्यूशन है। व्हाट इज सब्सटीट्यूशन? द एक्शन ऑफ रिप्लेसिंग समवन और समथिंग विद अनदर पर्सन और थिंग, यानी कि यहाँ वो जो नेकलेस है वो किसी और नेकलेस से सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। अगर वो परसीव कर लेती हैं, अगर ये समझ पाती हैं, तो फिर
क्या होगा? What should she say? What would she take her for a robber? तो वो बोलती हैं कि भाई वो यही सोच रही थी कि अगर वो बॉक्स खोल लेती हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई इन्हें तो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किसी और के साथ एक्सचेंज करके नेकलेस दे दिया है, और अगर वो पता कर लेती तो क्या करेंगी? क्या वो ऐसा बोल देंगी कि मैं एक चोर हूँ? सॉर्ट ऑफ वो बहुत कुछ सोचने लगती है, शी ट्राइज टू ओवर थिंक, बट होता क्या है, मैडम फॉरेस्टियर जो है वो बॉक्स खोलती ही नहीं है। मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उनको समझ आता है कि बिल्कुल जो ज़रूरी है ना चीज़ें, उतना ही अगर अपन सोच समझ के खर्च करो या उतनी चीज़ों के लिए डिज़ायर करो तो फिर बहुत सही है। तो वो जो नेसेसिटी की जो लाइफ होती है ना, कि बेसिक नीड्स हमें चाहिए चाहिए, उस लाइफ के लिए जो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस है वो अब किसको मिलने वाला था? मैडम लॉइजल को। She did her part, however, completely heroically. But वो जो है अपना काम बिल्कुल heroically यानी बिल्कुल bravely करके आती हैं with brave efforts, बिल्कुल हिम्मत जुटा के वो जाती हैं उस नेकलेस को देने, and she did it the way she should have done it. It was necessary to pay this frightful डेप्थ। अब चलो नेकलेस तो दे दिया, बट उसके लिए जो पैसे उधार लिए, इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट उन्होंने लेंडर्स से लिया है, अब उसका इंटरेस्ट, उस मनी जो बोरो की थी उसको वापस करना है, तो भाई दैट इज व्हाट अ फ्राइटफुल डेप्थ। नाउ व्हाट इज फ्राइटफुल? वेरी अनप्लेजेंट, सीरियस और शॉकिंग, यानी विच इज़ वेरी अनप्लेजेंट। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा इतना जो उधार लिया उन्होंने, वो वापस करना इतना ईजी नहीं है इनके लिए। शी वुड पे इट एंड डेफिनेटली शी हैज़ टू pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. और वो करते क्या हैं? वो मेड को निकाल देते हैं, यानी कि जो भी सर्वेंट होते थे, जो बोलते हैं हाउस हेल्प, जो भी उनके काम करने में उनकी हेल्प करते थे, उनको वो निकाल देते हैं। अब सारे काम किसको करने पड़ेंगे? मैडम लॉइजल को। ऑब्वियसली वो अपने लॉजिंग्स चेंज कर लेते हैं, यानी जहाँ वो स्टे कर रहे थे मे बी वहाँ से भी पैसे बच जाएंगे, राइट? एक फिर भी वो बेटर अपार्टमेंट था एज कम्पेयर टू जहाँ वो अब रह रहे हैं। और फिर वो क्या करते हैं, एक रूम सिर्फ रेंट पे लेते हैं इन एन एटिक। तो क्या हो जाता है, सॉर्ट ऑफ उनकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। नाउ हेयर लॉजिंग्स मीन्स टेम्पररी अकोमोडेशन, यानी कि वो जो है सॉर्ट ऑफ रेंट पे रहते थे मे बी इन अपार्टमेंट, तो वो अपार्टमेंट चेंज करके वो अब किसी एक रूम को रेंट पे ले लेते हैं, मेड को निकाल देते हैं। एंड दीज आर सर्टेन स्टेप्स जो वो फॉलो करते हैं टू सेव मनी, सो दैट वो जो लेंडर्स से पैसे लिए वो उनको वापस कर पाए। She learned the odious work of a kitchen. Now as we know कि she had a maid, she had a house help to do everything. अब उनको वो सारे काम खुद करने पड़ेंगे, तो वो सीखने लगती है सारे odious यानी extremely unpleasant और repulsive, यानी कि बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते जो काम, किचन के सारे काम जो होते हैं, बर्तन धोना है, खाना करना है, whatever are the duties, every duty she tries to learn because अब सारे काम उनको खुद करना है। Now as we were mentioned in the previous paragraph कि they rented a room in an attic, that means a space or room inside or partly inside the roof of a building, यानी sort of एक छोटा सा रूम है, छोटी सी स्पेस होती है ना बिल्डिंग, वो उन्होंने रूम रेंट पे लिया था। She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. अब हर एक चीज़ वो कर रही थी, जैसे एक्टिविटीज़ मेंशन है। नंबर 1, वो सारी डिशेस, सारे बर्तन जो है वो खुद धोती थी। She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes, और जितने भी कपड़ों पे मे बी तेल वेल लग गया है या फिर गंदे हो गए, वो सारे कपड़े वो खुद धोती थी। Which she hung on the line to dry, और सुखाने के लिए वो डालती थी वो कपड़े। Then she took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. और हर क्योंकि वो नॉर्मल से अब अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो वहाँ पानी के लिए भी शी यूज्ड टू गो डाउन, फिर बकेट्स ऑफ वाटर वो भर के लाती थी, और हर एक स्टेप पे हर एक ब्रेथ पे वो खड़ी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि होता है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा भारी सामान लेकर उठते हैं तो हम थोड़ा ब्रेथ लूज करने लगते हैं, राइट? तो वो थोड़ा नॉर्मल होने के लिए, बिकॉज शी नेवर हैड अ हैबिट ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, तो वो हर एक स्टेप पे रुक कर ब्रेथ कैच करती थी, एंड देन शी यूज्ड टू मूव एंड ब्रिंग द वाटर टू हर house. Clear? All right. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last so of her miserable money. And what else she did is, वो बहुत normal dressed like a a woman of the people का मतलब होता है कि ordinary people जो कपड़े पहनते हैं ना, वैसे टाइप के कपड़े पहनना, यानी she used to dress up very in a very ordinary dress। और उसके बाद वो हर जगह जाती थी, जैसे उनको ग्रोसरी लेनी है, उनको देन फ्रूट्स लेने हैं, यानी जो कुछ भी उनको खरीदना होता था वो हर चीज़ के लिए खुद जाती थी। शी यूज्ड टू कैरी a basket on her arm, जिसमें वो
सारी चीज़ें लेकर आएंगी. शी यूज्ड टू शॉप हैगलिंग. हैगलिंग मीन्स डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग. यानी कि मोल भाव जो बोलते हो, बार्गेनिंग जो बोलते हो, दैट इज व्हाट हैगलिंग मीन्स. यानी कि वो लड़ झगड़ कर भी पैसे कम कराती थी बिकॉज शी नाउ रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ money. To the last sou of her miserable money. What is a sou? It's a currency, a former French coin of low value. सबसे कम वैल्यू की जो कॉइन होती है उससे बोलते हैं सो. और वो एक एक रुपए के लिए से बोलते हैं ना, वैसे एक एक सौ के लिए वो जो है बार्गेनिंग करती थी. The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. उनके husband जो हैं और ओवर टाइम करने लगे, बिल्कुल शाम को बहुत ज़्यादा काम करते थे. देन वो घर के लिए भी क्या करते थे, काम लेकर आते थे. कैसे? वो कुछ मर्चेंट्स की जो है बुक रखते थे और उन बुक्स को कॉपी करने का काम करते थे. जैसे हर एक पेज को कॉपी करने के लिए वो 5 सोज लेते थे. क्लियर? तो ऐसे कर करके वो डबल काम कर रहे थे, ट्रिपल काम कर रहे थे, जिससे कि इतने पैसे आ पाएँ और फिर वो उस डेप्थ को लौटा पाए. क्लियर? ऑल राइट. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. और ये मनी इनके लिए इतना ज़्यादा था ये जो इंटरेस्ट, ये जो पैसे बोरो किए थे कि उनको चुकाना पता है कितना लंबा पड़ गया, पूरे 10 years. यानी दे सफर्ड फॉर दैट स्मॉल हैप्पीनेस ऑफ दैट ज्वेलरी कि वो जो है 10 साल तक उसको सफ़र करते रहे. At the end of 10 years they had restored all. और 10 साल के एंड में finally they were able to restore it all. यानी कि finally they were able to return the money जिस भी उन्होंने लिए थे. Madame Loisel seemed old now. और obviously सारे काम करती थी. अब वो वैसी लाइफस्टाइल नहीं थी उनकी कि मेड या सर्वेंट्स उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो जो है थोड़ी ओल्ड लगने लगी थी. शी चेंज्ड completely from what she was 10 years back and now what she is presently. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. यहाँ पे क्या बोला है? Crude is in a natural or raw state, not yet processed or refined. जो कि नॉर्मली आप बोलते हो. Crude यानी कि वो जो होता है ना कि sort of एक नेचुरल जो ऑर्डिनरी women होती हैं, they are very strong, very hard, कि उनको लाइफ की हर एक मिसरी, हर एक सिचुएशन के साथ डील करना आता है. वैसी तरीके की वुमेन अब ये बन चुकी थी. यानी she became the woman of the poor household, the ones who work so much, then they are stronger than any other woman. Clear? तो वैसी वो हो चुकी थी बिकॉज अब वो सारे काम सारी सिचुएशन के साथ खुद ही डील कर रही थी. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑरे, हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन. कैसे चेंजेस आ गए थे उनके? हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. ऑब्वियसली अब नहीं था उनको कि मुझे प्रिटी लगना है, ब्यूटीफुल लगना है, क्योंकि वैसे सिचुएशन ही नहीं रही थी उनकी लाइफ में. तो उनके हेयर जो है बिल्कुल भी अच्छे से कोम नहीं किए होते थे. हर स्कर्ट्स ऑरे, ऑरे मीन्स नॉट इन द करेक्ट पोजीशन और शेप और ट्विस्टेड. यानी सॉर्ट ऑफ वो जो तरीके की ड्रेसेस पहनती थी वो बिल्कुल पुअर कंडीशन में थी, बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में या कंडीशन में नहीं थी. हर हैंड्स रेड, इतना काम कर चुकी हैं वो कि उनके पूरे हाथ जो है वो रेड हो गए थे. शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड द वे शी यूज्ड टू टॉक ग्रेसफुली, बिकॉज उनके पास फिर भी फैसिलिटीज़ थी, राइट. बट अब सारे काम उनको खुद करने, बार्गेन करना है, तो बिल्कुल वो एक लाउड टोन में बात करने लगी थी एज एन ऑर्डिनरी वुमन. एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. और बिल्कुल फ्लोर वगैरह धोने का काम जो है वो खुद ही करती थी. पेल्स यानी बकेट बोल दीजिए यहाँ पे, मतलब बिल्कुल लार्ज बकेट जो वाटर के साथ वो पूरे फ्लोर वगैरह धोने का काम भी खुद ही करी थी. यानी कि जो एक टर्न आया ना उनकी सिचुएशन में, दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times. But उनके जब husband ऑफिस जाते थे या काम पे होते थे, तो वो क्या करती थी, वो जो है विंडो के सामने बैठकर फिर वो उस पार्टी के बारे में सोचा करती थी कि how beautiful those days were, वो मैं कितनी अच्छी लग रही थी उस दिन, और कैसे ये लाइफ चेंज हो गई है. Of that ball where she was so beautiful and so flattered. और वो उसी पार्टी के बारे में सोच रही है बार बार जहाँ पे वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी फ्लैटर्ड, यानी कि lavish praise and compliments on someone, यानी कि उनको इतना कॉम्प्लीमेंट किया गया था, सब उनकी तारीफ कर रहे थे, तो वो सारी सिचुएशन जो है वो सोच रही थी. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? और फिर यहाँ पर सोच में आता है कि अगर वो नेकलेस नहीं खोती या फिर वो नेकलेस लूज नहीं करती तो फिर लाइफ कितनी अलग होती. और किसी को नहीं पता कि क्या चेंजेस होते. बिल्कुल इस तरीके की लाइफ तो डेफिनेटली नहीं होती. एटलीस्ट वो फिर भी खुश रहती कि मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी उस दिन. क्लियर? हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. और अब लाइफ जो है वो बिल्कुल ही सिंगुलर सी हो गई है, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है. देयर इज नथिंग एक्साइटिंग इन हर लाइफ. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन. और इतनी छोटी सी चीज़ थी वो, एक नेकलेस लेकर आना,
पहनना, बट उस छोटी सी चीज़ से क्या हुआ, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो एक छोटी सी चीज़ या तो लाइफ को पूरी तरीके से रुइन कर सकती है, ख़राब कर सकती है, या फिर सेव कर सकती है, यानी कि बहुत इंप्रूव कर सकती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. अब एक संडे को क्या होता है कि वो क्योंकि अपनी ये टेंशन, अपना जो स्ट्रेस है, उसको थोड़ा कम करने के लिए वो एक वॉक पे जाती हैं। कहाँ गई है वो वॉक पे? चैम्प्स एलिसिस। तो वो एक रिकग्नाइज करती है, एक वुमन को देखती है वो, जिनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, और वो कौन थी? वो थी इनकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जिससे उन्होंने ये नेकलेस बोरो किया था। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, और आज भी 10 साल बाद भी शी वॉज द सेम, बिकॉज शी नेवर हैड टू डू दीज थिंग्स, शी वॉज रिच ऑलरेडी, राइट? तो वो वैसी ही थी, यंग, प्रिटी, ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, एंड ऑब्वियसली शी वॉज अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से कंपेयर करती हैं दूसरों के साथ, और यही प्रॉब्लम थी उनकी। दिस टाइम अगेन शी कंपेयर्स कि भाई इन्हीं के नेकलेस की वजह से तो भाई मेरी ये कंडीशन हुई है, एंड शी इज द सेम यंग प्रिटी लेडी। Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. तो वो सोचती हैं कि क्या मैं जाके बात करूं? फिर उन्हें लगता है क्यों नहीं भाई, डेफिनेटली अब मैंने सारे पैसे दे दिए हैं, इनको नेकलेस दे दिया है, तो अब कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मुझे हेजिटेंट होना चाहिए। एंड शी इज लाइक कि हाँ भाई मुझे जाके बात करनी चाहिए, और वो जाती हैं मैडम फॉरेस्टर से बात करने। लेट्स सी कि उनके बीच में क्या कॉन्वर्जेशन होती है। Good morning, Jane. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. तो definitely वो जाती है अपनी friend के पास, और उनका नाम क्या है? Jane. तो Jane Forestier is the complete name of the फ्रेंड। क्लियर? तो वो उनको जाके गुड मॉर्निंग बोलती हैं बहुत ही ब्यूटीफुली, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। किसको? मैडम लॉइजल को। क्यों? बिकॉज वो इतनी चेंज हो गई हैं कि कोई भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। बट वो फिर भी एस्टोनिश्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं ये चीज़ देखकर कि कैसे कोई अननोन पर्सन जो है उनको इतना फैमिलियरिटी, यानी जैसे वो बहुत अच्छे से जानता हो इनको, इस तरीके से गुड मॉर्निंग बोल रहा है। कॉमन पर्सोनेज का मतलब अ पर्सन यूज टू एक्सप्रेस इंपॉर्टेंस और एलिवेटेड स्टेटस, या फिर नॉर्मल पर्सन, यानी कि जो नॉर्मल इंसान होता है वैसे ही एक इंसान को वो देखती है कि कैसे वो इतना फेमिलियरली मुझे एड्रेस कर रहा है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो वो जो है थोड़ी हेजिटेंट हो जाती हैं, रुक रुक के बोलती हैं कि मे बी आपको गलती से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई आपकी कोई ऐसा नोन पर्सन हूँ, बट डेफिनेटली आपको, मुझे लगता है आपसे गलती हो गई है, आई डोंट नो यू, कि आप कौन हो। No, I'm Matilda Loisel. Her friend uttered a cry of astonishment. बोलती नहीं कोई गलती नहीं हुई है, और मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ। और उनकी फ्रेंड जैसे ही उनको लगता है कि अरे भाई ये तो मेरी फ्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, सरप्राइज हो जाती हैं। एंड शी देन सेज, ओह माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। फिर वो अपनी फ्रेंड को देखकर बोलती हैं कि भाई कैसे तुम एकदम से ऐसे चेंज हो गई। इट्स सो शॉकिंग टू सी यू दैट यू हैव चेंज्ड सो मच फ्रॉम ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है उनको देखकर, जो प्रिटी सी लेडी है, इतनी ब्यूटीफुल सी उनकी फ्रेंड थी, एंड शी कंप्लीटली चेंज्ड टू अ वुमन लाइक दिस। क्लियर? ऑल राइट। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. अब मैडम लॉइजल जो क्या बोलती है, हाँ मैंने बहुत हार्ड डेज देखे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं, और जब से मैंने तुम्हें देखा है, यानी कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मेरे से ये हार्ड डेज हो रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। और वो मैडम फॉरेस्टर को बोलती हैं कि भाई तुम हो द रीज़न वाई आई हैव चेंज्ड लाइक दिस। बिकॉज ऑफ मी? हाउ इज दैट? तो ऑब्वियसली वो शॉक हो जाती है, भाई मेरी वजह से क्या, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी वजह से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। फिर मैडम लॉइजल बोलती है क्या तुम वो रिकॉल कर सकती हो, वापस से सोच सकती हो अबाउट दैट डायमंड नेकलेस जो मुझे मिनिस्टर की पार्टी पे पहनने के लिए तुमने लोन पे, यानी कि लेंड किया था। रिकॉल मीन्स ब्रिंग बैक इनटू वंस माइंड या रिमेंबर। सो कैन यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस विच यू लोन्ड, यानी लेंडेड मी। येस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट। तो उनकी जो फ्रेंड है बोलती है हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है वो नेकलेस। तो मैडम लॉइजल बोलती है भाई मैं तो वो आई लॉस्ट इट, मैंने वो घुमा दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो उनकी फ्रेंड इज लाइक कि अगर घुमा दिया था तो फिर मुझे वापस कैसे कर दिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने मुझे वापस भी कर दिया और तुमसे वो नेकलेस घूम भी गया है। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। तो वो बताती हैं अपनी फ्रेंड को कि मैंने तुम्हें कॉपी दे दी थी, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक नेकलेस दे दिया था, और हमें 10 साल लगे हैं उस नेकलेस के प्राइस को पे करने में।
You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो बोलती है यू नो यू शुड अंडरस्टैंड, मैडम फॉरेस्टर को बोलती हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए इतनी ईजी नहीं थी, बिकॉज हमारे पास कुछ भी नहीं था और इतना ज़्यादा प्राइस यू नो पे करना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट वो बोलती है बट ये सब कुछ खत्म हो चुका है, आई हैव कंप्लीटली पेड यू नो द अमाउंट और आई एम डिसेंटली कंटेंट. नाउ डिसेंट मीन्स इन अ वे दैट कन्फर्म्स विद जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, यानी कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल सिचुएशन में आई एम कंटेंट यानी आई एम satisfied because now I know you know कि मैंने सब चीज़ें कर दी हैं तो I have no tension. Madam Forestier stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine. Yes, you did not perceive it then." तो उनकी फ्रेंड बोलती है अच्छा ठीक है, मतलब यू वांट टू टेल कि तुमने जो है एक डायमंड नेकलेस खरीदा ताकि तुम मेरे नेकलेस को रिप्लेस करके दे पाओ. तो उनकी फ्रेंड बोलती है हाँ, क्या तुमने देखा नहीं था? डिड यू नॉट सी इट और ऑब्जर्व इट कि कुछ चेंजेस हैं मे बी, क्या तुमने नोटिस नहीं किया था? They were just alike and she smiled with proud and simple joy. बोलती बिल्कुल वैसे ही यू नो सेम थे दिखने में दोनों नेकलेस. और फिर उनकी फ्रेंड जो है वो प्राउड और सिंपल जॉय यानी उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है. क्यों? मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड. तो ये स्माइल की बात सॉरी मैडम लॉइजल की हो रही है कि मैडम स्माइल जो लॉइजल है उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है. मे बी शी इज सैटिस्फाइड कि हाँ देखा वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे. बट वैसे ही जैसे ये सुनती है मैडम फॉरेस्टियर, वो बोलती हैं, उनका हाथ टच करती हैं, उनके हाथ लेती हैं अपने हाथ में और फिर वो बोलती हैं ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स. तो उनकी फ्रेंड बोलती हैं भाई तुमने क्यों रिप्लेस किए यू नो रियल डायमंड्स के साथ, क्योंकि मेरा जो नेकलेस था वो तो नकली था और उसका प्राइस जो है वो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा का नहीं था. मतलब जिसके लिए इन लोगों ने 36,000 फ्रैंक्स पे किए वो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था. तो दिस इज हाउ यू नो दिस इज दी स्टोरी जो कि शॉक करती है एट द एंड कि जिसके लिए इतना ज़्यादा यू नो स्ट्रगल किया लॉइजल्स ने, जिस नेकलेस को रिप्लेस करने में उनको 10 साल लग गए उसके पेमेंट करने में, दैट वाज समथिंग जो कि बिल्कुल ही यू नो सिंपल सा नेकलेस था, फॉल्स था, नकली था. एंड दे हैव डन सो मच, सफर्ड सो मच टू जस्ट रिप्लेस दैट नेकलेस. यानी यहाँ पे हमें क्या दिखता है ना कि अगर जो मैडम लॉइजल है वो हिम्मत करके ऑनेस्टली बोल देती फॉरेस्टियर को कि भाई मैंने घुमा दिया है तुम्हारा नेकलेस, यू टेल मी कि वो कितने का आएगा सो दैट आई कैन पे यू और आई जस्ट गेट अ न्यू नेकलेस फॉर यू. तो उनको पता चल जाता कि वो इतना सस्ता सा नेकलेस था, फॉल्स नेकलेस था और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको, 10 साल उनके वेस्ट नहीं हो जाते स्ट्रगल में जिस तरीके से हुए. तो अगर ऑनेस्टली शी वुड हैव गॉन एंड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड, डेफिनेटली शी वुड हैव गॉट सम अदर रिजल्ट्स और इस तरीके से इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. तो जो ये पॉइंट है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली प्रूव्ड इन दिस स्टोरी एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट एंड बिल्कुल यू नो साफ साफ जाके बोल देना चाहिए जो भी सच है. नेवर ट्राई टू फेक और यू नो लाई टू एनीबडी, क्योंकि उसका रिजल्ट अल्टीमेटली जो है आपके अगेंस्ट ही जाता है जैसे मैडम लॉइजल के गया. एंड ऑल्सो जिस तरीके से मैडम लॉइजल केप्ट कंपेयरिंग हर लाइफ विथ अदर्स, जिस तरीके से शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ वॉट शी हैड, दिस इज समथिंग जो कि हमें नहीं होना चाहिए. वी शुड बी सेटिस्फाइड जो भी है भाई हमारे पास, उसके लिए उससे सेटिस्फाइड रहो, कंटेंट रहो. ऑब्वियसली ट्राई टू इम्प्रूव दैट, हमेशा काम करो कि भाई मैं इंप्रूव कर पाऊँ अपनी कंडीशन, बट रोते मत रहो कि भाई कुछ नहीं है मेरे पास, इसके पास क्यों है, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो है वो टॉप करते हैं मैं क्यों नहीं करता. दिस इज समथिंग वेरी बैड. ट्राई टू यू गेट सेटिस्फाइड यू नो कि अच्छा इतने मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई मार्क्स, डू नॉट कंपेयर. तो कंपैरिजन करना, अनसेटिस्फाइड रहना, अनहैप्पी रहना अपनी लाइफ में एंड ऑल्सो झूठ बोलना, बिल्कुल डिसऑनेस्टी का पाथ फॉलो करना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी रॉन्ग एंड इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो विच इज बीइंग प्रूव्ड इन दिस कंप्लीट स्टोरी. सो आई होप आपको पूरा चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा कि वॉट राइटर वॉन्टेड टू tell us. Clear? Now we'll just quickly go through the summary of the chapter so that we get an overview of the complete chapter. Clear? All right. Madam Matilda Loisel lived in an apartment with her husband Mr. Loisel. तो हमें पता है this is a story about Madam Loisel जिनका नाम क्या है Matilda. So completely it would be Madam Matilda Loisel. Now she lived in an apartment with her husband who is Mr. Loisel and was very unhappy and unsatisfied with what life had given her. और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि she was never happy, never satisfied with anything or everything whatever she has got. तो वो जो है हमेशा से ही बिल्कुल ऐसी रहती थी कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिला लाइफ में, I deserved much better than this, और क्यों नहीं है मेरे पास ये सब. तो she was never like कि नहीं भाई जो मिला है एटलीस्ट उसमें तो खुश रहूँ, नहीं भाई जो बाकियों के पास है, जो लग्जरीज हैं लोगों के पास, वो मेरे पास क्यों नहीं है. That was the reason of concern and
also the trouble she faced later in the story. She was unhappy with the apartment's shabby walls and the worn out furniture. So she was unhappy with everything, with her apartment, with her lifestyle, with the walls, with the furniture. They were neither rich nor poor. और ये लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, ना तो ये रिच थे ना ही बिल्कुल पुअर थे. बेसिक जो नीड्स हैं वो तो उनकी फुलफिल हो ही रही थी. She had to marry a clerk in the office of the Board of Education just because her family couldn't afford to give her dowry. तो डेफिनेटली उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाउरी या दहेज दे पाएं जिससे उनकी किसी रिच पर्सन के साथ शादी हो. तो वो भी नहीं हो पाता उनका, जो कि अकेला बोल सकते हो एक आखिरी रास्ता होता है उनके पास कि एटलीस्ट मेरी शादी किसी अमीर से हो जाए, एटलीस्ट आई गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज रिच सो दैट माई लग्जरीज, माई डिजायर्स एंड नीड्स कैन बी fulfilled. But होता क्या है, she gets to marry also a clerk who is again a middle class family boy. She also hated visiting her old friend Madam Jean Forestier as she was a rich lady. और वो अपने फ्रेंड के घर जाना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनकी फ्रेंड बहुत रिच थी और ये जब भी उनके घर जाती थी कंपैरिजन करती थी, भाई कि उनके पास सब कुछ है मेरे पास क्यों नहीं है. एंड शी यूज्ड टू एंड अप weeping. She used to cry whenever she came back to her house. Whenever she visited her, she became sad and cried for days together just, because she used to compare herself or her life with her friend's life. One day when her husband returned home from work, he got an invitation to a party at the house of Minister of Public Instruction. तो एक बार उनके जब हस्बैंड घर आते हैं उनको एक इन्विटेशन मिला होता है और वो अपनी वाइफ को वो देते हैं. Matilda got irritated and angry and threw the card away. और जब मटिल्डा वो कार्ड पढ़ती हैं, उसमें इन्विटेशन पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं और वो बिल्कुल स्पाइटफुली वो कार्ड फेंक देती हैं. She was upset because she didn't have anything to wear at such a royal party. और वो क्यों इतनी सैड या अपसेट या इरिटेटेड थी, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ ड्रेस नहीं था ब्यूटीफुल सा पहनने के लिए जो इस रॉयल बिल्कुल लैविश सी पार्टी में वो पहन सकती थी. Her husband gave her 400 francs to buy a new dress that he had been saving to buy a gun so that he could go hunting with his friends. और जब उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं चलो ठीक है, डू नॉट क्राई और इतना ज़्यादा परेशान मत हो एंड टेल मी कि एक अच्छी सी ऑर्डिनरी सी सिंपल सी ड्रेस जो कि इस पार्टी के लिए सूटेबल होगी वो कितने में आएगी, तो वो क्या बोलती है अपने हस्बैंड को 400 फ्रैंक्स के आसपास चाहिए. और उतने ही पैसे उनके हस्बैंड एक गन खरीदने के लिए सेव करे थे जो वो हंटिंग के लिए जब जाते अपने फ्रेंड्स के साथ तो उसको यूज करते. बट क्योंकि उनकी वाइफ की अभी जो कंडीशन है या जो नीड है वो ज्यादा बोल सकते हो प्रायोरिटी है बड़ी, तो वो जो है अपनी वाइफ को वो पैसे दे देते हैं टू बाय अ न्यू dress. After buying the dress, Matilda was sad because she did not have jewelry to make herself look more appealing and attractive. और वो ड्रेस से भी satisfied नहीं होती. अब उनका दूसरा कंसर्न क्या है कि भाई उस ड्रेस पे पहनने के लिए मेरे पास ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं और ब्यूटीफुल लगूंगी. Her husband suggested that she could borrow jewelry from her friend. फिर उनके हस्बैंड बहुत से सजेशंस देते हैं कि तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, दैट वुड लुक फैशनेबल, बट वो फिर भी अग्री नहीं करती. फिर उनके हस्बैंड बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी जो फ्रेंड है वो इतनी रिच है एंड शी मस्ट हैव ज्वेलरी, तो उससे जाके बोरो करो. एंड दिस टाइम शी वॉज वेरी हैप्पी टू विजिट हर फ्रेंड्स प्लेस बिकॉज उनको अब इस बार ज्वेलरी चाहिए थी एंड शी थॉट दिस वॉज द ओनली वे शी कैन गेट अ गुड ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड. When Matilda went to her friend's house and described the situation, she showed her the cupboard and asked her to choose whatever she liked. Matilda chose a precious diamond necklace. फिर उनकी फ्रेंड जो है ऑब्वियसली उनको बहुत सी ज्वेलरी पीसेस दिखाती हैं बट उन्हें कुछ समझ नहीं आता. तो फिर उनकी फ्रेंड बोलती कि ठीक है ये क्लोजेट है, खुद ही देख लो, वट एवर यू लाइक यू कैन चूज. एंड देन शी गॉट टू सी, या वो देख लेती हैं क्या, एक डायमंड नेकलेस, एंड दैट इज समथिंग शी लव्ड and she took it with her. Matilda chose a precious diamond necklace. They went to the minister's party and all the men admired her as she was looking gorgeous in her new dress and jewelry. फिर वो पार्टी में जाती हैं, सब लोग उनको बहुत प्रेज करते हैं, किसको, मटिल्डा को, because she was looking extremely beautiful, gorgeous and graceful. तो सब उनकी तारीफ करते हैं and everybody wants to talk to her. They decided to leave the party. After walking for a while, they got a carriage which dropped them right outside their door. Matilda realized that she did not have the necklace. फिर वो घर के लिए निकलते हैं, थोड़ा टाइम वॉक करना पड़ता है उनको फॉर द कैरियज. अल्टीमेटली दे गेट द कैरियज जो कि उनको घर तक छोड़ता है. जैसे ही वो घर पहुंचती हैं तो वो सोचती हैं फाइनली लेट मी हैव अ लुक एट माई ब्यूटी अगेन फॉर द लास्ट टाइम. और जैसे ही वो देखती हैं अपने आप को इन द फ्रंट ऑफ द मिरर तो उनको वो नेकलेस जो है वो नहीं दिखता है.
मैडम लॉइजल वेंट आउट, सॉरी मिस्टर लॉइजल वेंट आउट टू सर्च फॉर द नेकलेस। और जैसे ही वो अपने हस्बैंड को बताती है भाई मुझे नेकलेस नहीं मिला है, दे डिस्कस कि भाई कहाँ जा सकता है, कैब में हो सकता है, कैब का नंबर लिया क्या। तो ये सब चीज़ें जब नहीं होती हैं सॉल्व, तो फिर वो डिसाइड करते हैं चलो मैं इस रोड पे चला जाता हूँ जहाँ से हम लोग वॉक करके गए थे या आ रहे थे, सॉरी, तो वो रोड पे हो सकता है मे बी वो नेकलेस मुझे मिल जाए। तो मिस्टर लॉइजल जो है चले जाते हैं इन सर्च ऑफ द नेकलेस। Mr. Loisel went to the police station, cab offices and also gave an advertisement for reward to the person who returned the necklace. सब तरीके आजमा लेते हैं, वो ढूंढते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, कैब ऑफिसेज में चेक करने जाते हैं, इंक्वायर करने जाते हैं, एंड ऑल्सो वो एडवर्टीजमेंट दे देते हैं कि भाई किसी को कोई नेकलेस मिलता है तो आई विल गिव यू रिवॉर्ड, आई विल गिव यू मनी, जो भी मुझे वो नेकलेस वापस करेगा। Meanwhile, he told his wife to tell her friend that the clasp of the necklace had broken and had given it for repair. तब तक वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड को बोल दो कि जो नेकलेस है उसका क्लास्प जो है वो टूट गया है और मैं रिपेयर करवा लूँ, फिर मैं रिटर्न कर दूंगी। After a week when the necklace could not be found, they decided to replace it with a similar one. और एक हफ्ते बाद भी उनको वो नेकलेस नहीं मिलता तो they decide भाई अब तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा with another diamond necklace. They found a similar necklace priced at 36,000 francs. Fortunately, Mr. Loisel had inherited 18,000 francs from his father and the rest he borrowed. Total 36,000 francs का वो necklace था which they could have got और fortunately उनके पास 18,000 francs थे और बाकी पैसे वो borrow करते हैं, उधार में लेते हैं and then finally they are able to buy that necklace. It took them 10 years to repay all the loans and in these years their lives चेंज ड्रास्टिकली। और पूरे 10 साल लग गए उनको वो पे डेब्ट जो है उसको पे करने में, वो जो पैसे बोरो किए थे उसको पे करने में। एवरीथिंग चेंज्ड, उनका अपार्टमेंट, उनका लाइफस्टाइल, मेड निकाल देना, सारे काम जो है वो खुद मैडम लॉइजल करने लगी थी एंड ऑल्सो मिस्टर लॉइजल वॉज डूइंग ओवर टाइम, ओवर वर्क। तो इन सब चीज़ों से क्या था, उनकी लाइफ जो है 10 साल के लिए मिसरेबल हो गई थी, ऑल बिकॉज ऑफ दैट डिजायर ऑफ वेयरिंग अ नेकलेस। They removed to a smaller apartment and removed the maid. Matilda cooked the food and washed the clothes herself. Even Mr. Loisel worked multiple jobs to repay the borrowed money. So their life changed, everything they were doing by their own. In these years, Madame Loisel started looking much older. One day she met her friend Jeanne and decided to tell her the truth. और एक दिन जब उनका सारे वो पैसे बोरो जो किए थे वापस कर देती हैं, तो फाइनली वो डिसाइड करती हैं कि अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए संडे को वॉक पे चली जाती हूँ। जैसे ही वो वॉक पे जाती हूँ वो अपनी फ्रेंड को रिकग्नाइज करती हैं। वो कौन होती हैं? वो होती हैं मैडम जियान फॉरेस्टियर। She explained how she lost the borrowed necklace and had to take a loan for replacing it. और वो अपनी फ्रेंड को बोलती हैं कि मेरी जो कंडीशन है, जो मैं ऐसी दिख रही हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से है, बिकॉज मैंने तुम्हारा नेकलेस घुमा दिया था और उसके लिए जो पैसे हमने लिए हैं उधार, उसको पे करने में हमें 10 साल लग गए और इसीलिए मेरी ऐसी कंडीशन हुई है। On hearing this, Jeanne told Matilda that the necklace that she had borrowed was a fake one and was not worth more than 500 francs. और फिर उनकी जो फ्रेंड है वो शॉक्ड हो जाती है और उनको बहुत ही अच्छे से बोलती हैं कि तुमने जो नेकलेस मुझे रिप्लेस करके दिया है और जो नेकलेस मेरा जो घूम गया था तुमसे, वो नेकलेस बहुत ऑर्डिनरी सा था, फॉल्स था, नकली था, रियल डायमंड्स नहीं थे और उसकी वैल्यू जो है वो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। तो जिसके लिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स पे किए वो सिर्फ एक 500 फ्रैंक का नेकलेस था। तो ये जो झूठ बोलती हैं अपनी फ्रेंड से कि भाई मैंने नेकलेस जो है उसका क्लास्प तोड़ दिया है, उसको रिप्लेस करके दे देती हैं, ऑनेस्टली उनसे कन्फेस नहीं करती, इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि उनको 10 साल तक उसके लिए पे करना पड़ता है और बेमतलब उन्हें पे करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो उतनी वैल्यू का था भी नहीं जो नेकलेस उन्होंने घुमा दिया था। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of the chapter, that is the necklace. तो अब आपको समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर जो है वो इस नेकलेस पे रिवॉल्व करता है, इसीलिए इसका टाइटल है द नेकलेस। और इससे आपको सीखने को क्या मिलता है? नंबर 1, नेवर कंपेयर। नंबर 2, you should confess honestly whatever is there. हमेशा सच बोलो, झूठ बोलोगे ना तो obviously situations जो हैं they turn against you. So these 2 messages जो हैं, be happy, be content, be satisfied with whatever you have. Always try to improve your condition, but all staying happy with what you have. First be satisfied. नहीं तो क्या होगा ना, तो उसकी खुशी मिलेगी जो है और obviously उसकी चक्कर में जो irritation, जो आपको distress, जो sadness होगी, उसकी वजह से आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। क्लियर? तो क्या होगा, वहीं रह जाओगे बट दैट टू अनहैप्पी। क्लियर? तो वही सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हैप्पीली अगर खुश होकर उसे बिल्कुल बोल सकते हो, लिव करते हो अपनी लाइफ को। इफ यू लिव इन द मोमेंट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, डेफिनेटली दैट वर्क्स वंडर्स। क्लियर? एंड ऑल्सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज वन मोर मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम दिस
chapter. I hope you get to learn a lot from Matilda and you will never, do any mistake of such kind in your life. Now in the next video, we'll try to solve certain NCERT questions that have been asked regarding this chapter. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.